रहा था। वे श्वेत हिम महाद्वीप से अपरिचित थे और अगर वे जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए किसी जानकार व्यक्ति को पा सकें तो इससे उनके भविष्य के व्यापार विस्तार को बहुत लाभ होगा। यह नीलिमा के शब्द सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी झिझका। नीलिमा, माया और वान्या श्वेत हिम महाद्वीप की रहने वाली नहीं लगती थीं। वे इसके बारे में लगभग कुछ नहीं जानती थीं। उसे उनकी पृष्ठभूमि नहीं पता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तीनों ने रक्त भेड़िया गिरोह को नाराज कर दिया था और संभवतः जल्द ही प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। अब उनके साथ जुड़ने का मतलब निश्चित रूप से खुद को फंसाना होगा। अगर चाचा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, नीलिमा ने हाथ हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। वह उसकी चिंताओं को समझ सकती थी। ऐसे मामले पूरी तरह से स्वैच्छिक थे और अगर वह नहीं चाहता था तो वह उस पर दबाव नहीं डालेगी। भले ही उसके पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से कोई जिम्मेदार व्यक्ति न हो, फिर भी वह समय के साथ स्वाभाविक रूप से श्वेत हिम महाद्वीप की स्थिति के बारे में पता लगा ही लेगी। इसके अलावा श्वेत हिम महाद्वीप पर उसकी एक अच्छी दोस्त गार्गी है। अगर वह गार्गी को अपने साथ जोड़ सके तो उसे वहां की स्थिति की स्पष्ट समझ होगी। हालांकि नीलिमा ने अब गार्गी से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। वह लड़की बहुत चतुर नहीं थी। क्या होगा अगर उसने विराट को श्वेत हिम महाद्वीप पर उसके व्यापार के बारे में बता दिया? वह बहुत भयानक होगा। इसलिए गार्गी को साथ लाना अभी संभव नहीं था। वह श्वेत हिम महाद्वीप पर अपना व्यापार पूरी तरह से स्थिर होने और अपनी स्थिति मजबूत होने के बाद गार्गी से संपर्क कर सकती है। तब तक भले ही विराट को पता चल जाए कि वह श्वेत हिम महाद्वीप पर है और उसे वापस भेजना चाहे, उसका व्यापार वहां पहले ही जड़ें जमा चुका होगा। यहां तक कि उसके व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित किए बिना भी ये लगातार आय उत्पन्न करने में सक्षम होगा। हालांकि नीलिमा ने व्यक्तिगत रूप से व्यावसायिक संचालन नहीं संभाला था, लेकिन वह विराट के साथ इतने लंबे समय तक रही थी और इसमें काफी कुशल हो गई थी। इसके अलावा नीलिमा को अच्छी तरह से पता था कि तलवार संप्रदाय का शालिनी मंडप कैसे काम करता है। उसे कोई नई प्रणाली बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वह खजाना विभाग से शालिनी मंडप के व्यवसाय मॉडल की सीधे नकल कर सकती थी। हालांकि नीलिमा का शालिनी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी वह व्यापार में शालिनी की प्रतिभा की प्रशंसा करती थी। नीलिमा की बातें सुनकर वह अधेड़ उम्र का आदमी काफी देर तक झिझकता रहा, लेकिन अंततः उसने अपने दांत भींचे और कहा, चूंकि आप मुझ पर कृपा कर रही हैं और मुझे इस लायक समझती हैं, तो अब से मैं आपका अनुसरण करूंगा। आप जो भी कहेंगी मैं मना नहीं करूंगा। हालांकि नीलिमा, माया और वान्या की उत्पत्ति रहस्यमय थी, लेकिन उन्होंने अभी जो ताकत दिखाई थी और उनके द्वारा बेचे जाने वाले ताबीजों और गोलियों की चमत्कारी प्रकृति को देखते हुए उनकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। इसके अलावा जब उसने रक्त भेड़िया गिरोह की स्थिति का खुलासा किया तब भी नीलिमा आश्वस्त दिखाई दी, जैसे कि उसने रक्त भेड़िया गिरोह को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया हो। उनकी सच्ची ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। क्योंकि वे उसे इस लायक समझ रही हैं। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं आएगा। वह सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में इतने लंबे समय से बिना कोई नाम कमाए भटक रहा है। वह सैकड़ों हजारों वर्षों से चरम दिव्य विकास लोक के स्तर पर अटका हुआ है। किस्मत के किसी विशेष झटके के बिना वह अपने जीवन काल में इस बाधा को कभी पार नहीं कर पाएगा। तो क्यों ना एक दांव खेला जाए? अगर वह जीतता है तो शायद वह प्रमुखता तक पहुंच जाएगा। अगर वह हार जाता है तो वह हमेशा अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। हम बहुत अच्छा। नीलिमा ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और कहा, चाचा, आपका नाम क्या है? आप किस गुट से ताल्लुक रखते हैं? मुझे नहीं पता। मेरा नाम कुलदीप है। मालकिन, आप मुझे छोटू कुलदीप कह सकती हैं, उस अधेड़ व्यक्ति ने कहा। मैं श्वेत हिम महाद्वीप से एक स्वतंत्र साधक हूं। मेरा कोई संप्रदाय या गुट नहीं है और मैं किसी गुट से ताल्लुक नहीं रखता। हम कुलदीप, यह एक अच्छा नाम है। नीलिमा ने सिर हिलाया। अब से तुम मुझे मालकिन नीलिमा कह सकते हो। यह अधीनस्थ मालकिन नीलिमा का अभिवादन करता है। कुलदीप नामक उस व्यक्ति ने जल्दी से और सम्मानपूर्वक नीलिमा को प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर दर्शक मन ही मन बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाए। यह कुलदीप आदमी वास्तव में बहुत जल्दी अपने किरदार में आ गया। इतनी जल्दी खुद को अधीनस्थ कहने लगा। और यह आदमी वास्तव में बेशर्म है। उसके जैसा एक वयस्क आदमी एक 13 या 14 साल की लड़की को खुद को छोटू कुलदीप कहने के लिए कह रहा है। कितना बेशर्म है। हालांकि जहां हर कोई कुलदीप के प्रदर्शन से घृणा कर रहा था, वहीं ईमानदारी से कहें तो वे उसकी अच्छी किस्मत से काफी ईर्ष्या भी कर रहे थे। नीलिमा, माया और वान्या सभी का काफी प्रभाव लग रहा था। उनका अनुसरण करना किस्मत का एक अविश्वसनीय खेल था। हालांकि उन्होंने रक्त भेड़िया गिरोह को नाराज कर दिया था, लेकिन उनके आत्मविश्वासी व्यवहार को देखते हुए रक्त भेड़िया गिरोह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि वे कुलदीप के सौभाग्य से ईर्ष्या नहीं कर सकते थे। उनमें रक्त भेड़िया गिरोह के प्रतिशोध के बारे में दयालुता से उन्हें चेतावनी देने का साहस नहीं था। जाहिर है मालकिन वान्या ने कुलदीप को उसकी दयालुता के कारण चुना था। यह मालकिन माया है। नीलिमा ने कुलदीप से माया का परिचय कराया। यह अधीनस्थ मालकिन माया का अभिवादन करता है। कुलदीप ने जल्दी से माया को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। यह मालकिन वान्या है। नीलिमा ने कुलदीप से वान्या का परिचय कराया। आपका अधीनस्थ मालकिन वान्या का अभिवादन करता है। कुलदीप ने फिर से जल्दी से वान्या को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसने तीनों के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। वान्या की कम उम्र के बावजूद कोई अनादर या लापरवाही नहीं दिखाई। हम बहुत अच्छा। नीलिमा ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जब तक तुम हमारे साथ लगन से काम करोगे, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगी। इस आदमी का निर्णय अच्छा है। लगता है मैंने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की है। जी हाँ, आपका अधीनस्थ तीनों मालकिनों का मरते दम तक अनुसरण करने, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहने और दृढ़ रहने की कसम खाता है। कुलदीप ने फिर से सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। ठीक है, अब तुम हमारी मदद करना शुरू कर सकते हो और व्यवस्था बनाए रख सकते हो, नीलिमा ने कहा। जी, आपका अधीनस्थ अभी जाता है। कुलदीप ने फिर से नीलिमा को सिर झुकाया। तुरंत वह भीड़ की ओर चिल्लाया, सब लोग जल्दी करो और लाइन में लग जाओ। हमारा सामान उच्च गुणवत्ता वाला और सस्ती कीमत का है। पूरे श्वेत हिम महाद्वीप की कोई भी अन्य दुकान इसकी बराबरी नहीं कर सकती। इस अवसर को मत चूकना। जल्दी करो और एक लाइन बनाओ। जो योद्धा हिचकिचा रहे थे और बस देख रहे थे, वे कुलदीप की पुकार सुनकर तुरंत लाइन में लगने लगे। पहले वे थोड़े चिंतित थे कि रक्त भेड़िया गिरोह प्रतिशोध ले सकता है, इसलिए वे गोलियां और ताबीज खरीदना जारी रखने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन अब यह देखकर कि कुलदीप द्वारा रक्त भेड़िया गिरोह की शक्ति का वर्णन करने के बाद भी नीलिमा, माया और वान्या आत्मविश्वासी बनी रहीं, उनका साहस तुरंत बढ़ गया। कुलदीप की बात सुनकर भीड़ ताबीज और गोलियां खरीदने के लिए कतार में लगने लगी। इस बार भीड़ बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गई और माया और कुलदीप को व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे सभी स्वेच्छा से लाइन में लग गए। आखिरकार माया द्वारा रक्त भेड़िया गिरोह के उन 1 दर्जन सदस्यों को मिटाने का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में ताजा था। ऐसी क्रूर महिला का सामना करते हुए वे थोड़ी सी भी जल्दबाजी करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? तेजी से बढ़ता यह व्यापार शाम तक जारी रहा और कतार में खड़े योद्धा अंततः कुछ अनिच्छा के साथ वहां से चले गए। अपना सामान बांधने के बाद नीलिमा, माया और वान्या सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में उस सराय में लौट आईं जहां वे ठहरी हुई थीं और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कमाए गए पैसों का हिसाब लगाया। 1 अरब 18 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। हमने वास्तव में बहुत बड़ी कमाई कर ली है। पैसे गिनने के बाद माया ने उत्साह से कहा, हा हा हा, मेरी योजना वास्तव में बुद्धिमानी भरी थी। इस महाद्वीप पर बिक्री के रास्ते खोलना ही बड़ी कमाई करने का असली तरीका है। नीलिमा भी बड़े गर्व के साथ जोर से हंसी।
दीदी नीलिमा, दीदी माया, ऐसा लगता है कि हमारा सामान खत्म हो रहा है। जब वे अपने उत्साह में बहक रही थीं, तब वान्या ने उन्हें याद दिलाया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अविश्वसनीय रूप से बढ़ते व्यापार ने उन्हें बहुत धन कमा कर दिया था, लेकिन उनकी गोलियों और ताबीजों की आपूर्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। यह तो आसान है, हम नया माल लेने के लिए बस तलवार संप्रदाय वापस चले जाएंगे। नीलिमा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। पर्याप्त पैसे होने पर इन गोलियों और ताबीजों को न मिल पाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में वे जो ताबीज और गोलियां बेचते हैं, वे सभी जन्मजात स्तर के हैं। तलवार संप्रदाय के पास इस प्रकार की गोलियों और ताबीजों की असीमित आपूर्ति है। तो फिर दीदी नीलिमा, मैं अभी वापस जाकर और माल ले आती हूँ, वान्या ने कहा। नहीं, चलो एक साथ वापस चलते हैं। नीलिमा ने अपना सिर हिलाया और कहा। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में हमारा व्यापार इतना फल फूल रहा है कि इससे कुछ लोगों को ईर्ष्या होना तय है। रक्त भेड़िया गिरोह का आज परेशानी खड़ी करना शायद इसलिए है क्योंकि जिन बेईमान व्यापारियों का व्यापार हमने छीन लिया था, उन्होंने उन्हें गुंडों के रूप में काम पर रखा है। अब से हमें एक साथ काम करना होगा। हम अकेले नहीं रह सकते, ऐसा ना हो कि हमारा फायदा उठाया जाए। वह वान्या को अकेले वापस जाने देने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। हालांकि उन्होंने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के दक्षिण में जो स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया था, वह व्यापार केंद्र से बहुत दूर नहीं था। फिर भी वान्या की गति से वहां उड़कर जाने में कई घंटे लग सकते थे। वह दूरी किसी के लिए हमला करने के लिए पर्याप्त थी। वान्या विराट की इकलौती बेटी थी, पूरे तलवार संप्रदाय की छोटी राजकुमारी और विराट की निर्विवाद उत्तराधिकारी थी। तलवार संप्रदाय के लिए उसका महत्व बहुत बड़ा था। अगर वान्या को कुछ हो जाता तो इसके परिणाम उसकी सहन शक्ति से कहीं अधिक होते। नीलिमा के दिमाग में वान्या की सुरक्षा उसकी अपनी सुरक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। हाँ, नीलिमा का विचार उचित है, हम निश्चित रूप से ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। माया ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, चलो देरी नहीं करते, चलो चलें। नीलिमा ने अपना हाथ हिलाया। फिर तीनों सराय से निकलकर सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के दक्षिण की ओर उड़ चली। वास्तव में नीलिमा की चिंताओं ने रक्त भेड़िया गिरोह और उन बेईमान व्यापारियों के अगले कदम की बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी। जब रक्त भेड़िया गिरोह को पता चला कि उनके द्वारा भेजे गए एक दर्जन योद्धाओं को नीलिमा और माया ने मार डाला है, तो पूरा गिरोह गुस्से में उबल पड़ा। विशेष रूप से रक्त भेड़िया गिरोह का सरगना रुद्र प्रताप। उसने तुरंत नीलिमा, माया और वान्या के खिलाफ बदला लेने की योजना बनाई। उसने नीलिमा, माया और वान्या के बारे में जानकारी का तेजी से पता लगाने के लिए रक्त भेड़िया गिरोह के कुलीन योद्धाओं को भेजा और लोगों को उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए भी नियुक्त किया, ताकि कोई भी हरकत होने पर तुरंत उसे रिपोर्ट की जा सके। इस समय रक्त भेड़िया गिरोह के सभा कक्ष में रक्त भेड़िया गिरोह का सरगना रुद्र प्रताप अपनी बाघ की खाल वाली कुर्सी पर ऊंचे स्थान पर बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था क्योंकि वह नीचे रिपोर्ट कर रहे जासूसों का सर्वेक्षण कर रहा था। कुछ नहीं मिला? मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे आदमियों को लगाया और तुम मुझे यह परिणाम दे रहे हो? रुद्र प्रताप ने नीचे जासूसों को घूरते हुए कहा। उसका चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। मालिक, मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार वे तीनों हमारे श्वेत हिम महाद्वीप से नहीं हो सकती। नीचे घुटने टेके हुए जासूसों में से एक ने अपना सिर उठाया और कांपते हुए कहा। वे तीनों पिछले कुछ दिनों में अचानक सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में दिखाई दी हैं। उससे पहले श्वेत हिम महाद्वीप पर इन तीन लोगों के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। उनके जैसे विशेषज्ञ यदि वे हमारे श्वेत हिम महाद्वीप के मूल निवासी होते तो पूरी तरह से अज्ञात नहीं होते। वास्तव में हमें कुछ समय से उनके मूल स्थान पर संदेह था। आखिरकार जो गोलियां और ताबीज वे बेचते हैं, वे हमारे श्वेत हिम महाद्वीप पर पहले कभी नहीं देखे गए हैं। जासूसों की बातें सुनकर रुद्र प्रताप के बाईं ओर बैठे एक मोटे आदमी ने कहा। यह मोटा आदमी उन एक दर्जन दुकान मालिकों में से एक था जिन्होंने पहले नीलिमा, माया और वान्या से निपटने के बारे में चर्चा की थी। रक्त भेड़िया गिरोह द्वारा भेजे गए एक दर्जन हट्टे कट्टे बदमाशों के नीलिमा, माया और वान्या द्वारा मारे जाने के बाद ये एक दर्जन मालिक गिरोह के सरगना रुद्र प्रताप के साथ नीलिमा, माया और वान्या के खिलाफ अपने अगले कदम पर चर्चा करने के लिए रक्त भेड़िया गिरोह के मुख्यालय में एकत्र हुए थे। हमारे श्वेत हिम महाद्वीप से नहीं है? रुद्र प्रताप एक पल के लिए झिझका, फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। हमारे श्वेत हिम महाद्वीप से नहीं है, यह तो सबसे अच्छा है। उन्हें मारने से कोई चिंता भी नहीं होगी। नीलिमा और माया की ताकत देखने के बाद रुद्र प्रताप वास्तव में थोड़ा चिंतित हो गया था। उसे इस बात की भी चिंता थी कि ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं के पीछे कोई बड़ी ताकत न हो। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र क्षेत्र में उनके रक्त भेड़िया गिरोह के पैर जमाने का कारण यह था कि वे सावधानी से काम करते थे और कभी भी उन लोगों को नहीं उकसाते थे जिनसे वे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। जब तक वे शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले लोगों को नहीं उकसाते थे, चाहे वे कितनी भी परेशानी क्यों न खड़ी करें, उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। क्योंकि जब तक उन शक्तिशाली ताकतों के हितों को नहीं छुआ जाता है, तब तक वे प्रमुख संप्रदाय और ताकतें अक्सर उनके कार्यों को अनदेखा कर देते हैं। ठीक इसी सावधानी के कारण उसने अभी तक नीलिमा, माया और वान्या के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। बेशक उनके कोई कदम न उठाने का एक कारण यह भी था कि नीलिमा, माया और वान्या अभी भी सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में मौजूद थीं। अगर ये तीनों केवल दिव्य विकास लोक की साधारण योद्धा होती तो उन्हें मारने से कोई खास हलचल नहीं मचती। लेकिन आज नीलिमा और माया ने जो ताकत दिखाई थी, वह स्पष्ट रूप से दिव्य विकास लोक से कहीं अधिक थी और यहां तक कि प्रथम विपत्ति लोक के साधारण योद्धाओं की पहुंच से भी परे थी। हंगामा किए बिना ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों को मारना असंभव था। अगर हंगामा बहुत अधिक बढ़ गया और सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र को गंभीर नुकसान पहुंचा तो यह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मुंह पर तमाचा मारने जैसा होगा। अगर उन्होंने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को नाराज कर दिया तो उनके रक्त भेड़िया गिरोह के दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक इन्हीं चिंताओं के कारण रुद्र प्रताप ने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के भीतर कार्रवाई करने के लिए लोगों को भेजना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। मालिक, रिपोर्ट! जैसे ही रुद्र प्रताप और दुकान मालिक मुख्य हॉल में मामलों पर चर्चा कर रहे थे, बाहर से अचानक एक आवाज आई। अंदर आओ! रुद्र प्रताप ने चिल्लाकर कहा। रुद्र प्रताप के बोलते ही तंग कपड़े पहने एक आदमी जल्दबाजी में हॉल में दाखिल हुआ। सरगना, हमारे आदमियों द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार वे तीनों महिलाएं सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र छोड़ चुकी हैं और दक्षिण की ओर गई हैं। तंग कपड़े पहने उस आदमी ने एक घुटने के बल बैठकर रुद्र प्रताप को रिपोर्ट दी। दूसरे शब्दों में, उन्होंने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र छोड़ दिया है। यह खबर सुनकर रुद्र प्रताप अपनी सीट से अचानक खड़ा हो गया। जी हां, तंग कपड़े पहने आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। बहुत बढ़िया, मैं उन्हें मारने ही वाला था और वे खुद अपनी मौत के मुंह में चली गई हैं। यह सुनकर रुद्र प्रताप मुस्कुराया। सरगना रुद्र, क्या आप अब कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? वह मोटा आदमी भी खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया और कहा। अब जब हमें पता चल गया है कि वे श्वेत हिम महाद्वीप के किसी बड़े संप्रदाय या शक्ति से नहीं हैं, तो हिचकिचाने की क्या बात है? क्या हम उन्हें नए साल तक जीवित रहने देंगे? चूंकि सरगना रुद्र कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो आपको हमारे जैसे बूढ़े लोगों के देखने से कोई आपत्ति तो नहीं है? उस सूझे हुए मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे लड़कियां पिछले कुछ दिनों से काफी अहंकारी हो गई हैं। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूं। बेशक, कोई समस्या नहीं, रुद्र प्रताप ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। मैंने सुना है कि वे लड़कियां काफी अच्छी दिखती हैं।
अगर हम उन्हें जिंदा पकड़ सकते हैं तो मेरे काम हो जाने के बाद मैं आपको भी उनका स्वाद चखने दूंगा। हा हा हा। उस स्थिति में हम सरगना रुद्र को पहले से ही धन्यवाद देते हैं। यह सुनकर वह मोटा आदमी, लंबा पतला आदमी और घनी दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी सभी ने बहुत ही कामुक और भद्दी हंसी हंसना शुरू कर दिया। अरे अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के दक्षिण में आसमान में नीलिमा, माया और वान्या उड़ रही थी। अचानक नीलिमा रुक गई। क्या हुआ दीदी नीलिमा? वान्या ने उलझन में पूछा। उसकी साधना नीलिमा जितनी मजबूत नहीं थी और उसने अभी तक कुछ भी गलत नहीं देखा था। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वे कमीने सच में आ गए। नीलिमा ने दूर एक काले बादल को घूरते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा। वह महसूस कर सकती थी कि उस काले बादल में कई योद्धा छिपे हुए थे। हम काफी लोग आए हैं। यह तथाकथित रक्त भेड़िया गिरोह शायद अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आ गया है। उसके बगल में खड़ी माया ने उस काले बादल पर नजर डाली और सहमति में सिर हिलाया। उसकी साधना नीलिमा के समान ही थी और नीलिमा के साथ ही उसने भी महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। हे बुरा नहीं है, वास्तव में बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि इस गिरोह के सरगना ने तुम्हें थोड़ा कम आंका था। जैसे ही नीलिमा और माया बात कर रही थीं, उस काले बादल के भीतर से एक आवाज गूंज उठी। तुरंत एक खूंखार खून से सने भेड़िए की कढ़ाई वाला लबादा पहने एक हट्टा कट्टा आदमी उस काले बादल से बाहर निकला। जैसे ही वह आदमी बाहर आया, उसने तालियां बजाईं। उसके चेहरे पर प्रशंसा की झलक थी। यह हट्टा कट्टा आदमी कोई और नहीं बल्कि रक्त भेड़िया गिरोह का सरगना रुद्र प्रताप था। उसे वास्तव में नीलिमा और माया की धारणा शक्ति के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इतनी दूर से ही उनके हमले का पता लगा लिया था। काले बादल से उसके बाहर निकलते ही योद्धाओं का एक बड़ा समूह उसके पीछे पीछे आ गया। इन योद्धाओं की संख्या आश्चर्यजनक थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार 1000 से अधिक लोग थे। उनमें से 1 दर्जन से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा और 100 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा थे। बाकी सभी दिव्य विकास लोक के योद्धा थे। इन योद्धाओं के बीच नीलिमा, माया और वान्या ने एक दर्जन से अधिक परिचित चेहरों को भी पहचाना। उनकी सड़क पर कुछ दुकानों के मालिक। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वास्तव में तुम दुष्ट ही मेरी पीठ पीछे यह सब कर रहे हो। नीलिमा ने उस मोटे आदमी, लंबे पतले आदमी और घनी दाढ़ी वाले हट्टे कट्टे आदमी की ओर देखा और ताना मारा। तो क्या हुआ अगर ये हम हैं? उस मोटे आदमी ने उपहास करते हुए कहा। तुम लड़कियां, पिछले कुछ दिनों से तुम काफी अहंकारी हो गई हो। आज रात हम देखेंगे कि तुम वास्तव में कितनी अहंकारी हो। तुम नीच, बेशर्म, गंदी चीजें आमने सामने प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होकर पीठ पीछे ऐसे गंदे और नीच साधनों का सहारा लेते हो। क्या तुम लोग व्यापारी कहलाने के लायक भी हो? मुझे तुम लोगों से घिन आती है। नीलिमा ने मोटे आदमी और उसके साथियों की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अगर उन्होंने उसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हराया होता तो वह इसे तहे दिल से स्वीकार करती और उन्हें बाहर निकाले बिना ही खुद बाजार से हट जाती। लेकिन इस तरह की गंदी चालों और छिपे हुए हथकंडों का इस्तेमाल करना उसकी बर्दाश्त की सीमा को पार कर चुका था। चलो गालियां दो, जितना चाहो उतना कोसो। मोटे आदमी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। तुम अभी जितना अधिक कोसोगी, बाद में बिस्तर में उतना ही जोर से कराओगी। तुम काफी खूबसूरत हो ए सुंदरी। मुझे यकीन है कि रक्त भेड़िया गिरोह के सभी भाई तुम्हारे जैसी सुंदरी का स्वाद चखना चाहेंगे। रक्त भेड़िया गिरोह के वे 1000 से अधिक भाई तुम्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। हालांकि उसके शब्द धीमे थे, लेकिन हर वाक्य में क्रूरता का भाव था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्त भेड़िया गिरोह के योद्धा कामुक और भद्दी हंसी हंसने लगे। उनकी बेलगाम निगाहें नीलिमा, माया और वान्या के शरीरों पर टिक गईं। उस मोटे आदमी के शब्द सुनकर और रक्त भेड़िया गिरोह के योद्धाओं की हरकतें देखकर नीलिमा की निगाहें बर्फीली हो गईं। तुम सभी अपनी मौत को दावत दे रहे हो। नीलिमा ने इन घूरते हुए ठंडे स्वर में एक एक शब्द चबाते हुए कहा। हा, हम मौत को दावत दे रहे हैं सुंदरी, तुम तुम्हारे साथ ही मरने दो। हा, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुम्हारे जैसी सुंदरी के साथ एक रात बिता सकूं तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। इस छोटी सुंदरी में एक जंगलीपन है, लेकिन मुझे यह पसंद है। इसे इस तरह जीतना बहुत संतोषजनक होगा। नीलिमा के शब्द सुनकर अपने आसन्न विनाश से बेखबर रक्त भेड़िया गिरोह के बदमाश अश्लीलता उगलते रहे। कुछ ने तो नीलिमा, माया और वान्या को देखकर सीटी भी बजाई। उनका घिनौना और भद्दा व्यवहार पूरी तरह से घृणित था। हालांकि जब वे अपने सबसे विजयी क्षण में थे, तभी उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक दर्जन सबसे उद्दंड योद्धाओं को अचानक अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई और अगले ही पल उन्होंने अपने शरीर को सिरविहीन लाशों में बदलते देखा। कटी हुई गर्दन से खून फव्वारे की तरह बह निकला। उस क्षण वे दहशत से भर गए, लेकिन दुर्भाग्य से अगले ही पल असीम अंधकार उमड़ पड़ा और उनकी चेतना को निगल गया। तुम कुतिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला रक्त भेड़िया गिरोह का सरगना रुद्र प्रताप था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नीलिमा की गति इतनी तेज होगी। मूल रूप से उसने पहले नीलिमा, माया और वान्या को छेड़ने, उन्हें क्रोधित करने और फिर मौका देखकर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई थी। आज रात उनके रक्त भेड़िया गिरोह की पूरी ताकत के साथ बाहर आने का कारण इन तीनों को जिंदा पकड़ना था। उन्हें बस मार देना बहुत उबाऊ होता। इसके अलावा जब उसे उस सूजे हुए मोटे आदमी से पता चला कि नीलिमा, माया और वान्या सभी आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत महिलाएं हैं, तो वह उन्हें बस यूं ही मार देने के लिए और भी अनिच्छुक था। भले ही उसे उन्हें मारना पड़े, वह तब तक इंतजार करेगा जब तक वे मजे न कर लें। लेकिन रुद्र प्रताप को जिसकी उम्मीद नहीं थी, वह यह था कि नीलिमा की ताकत इतनी दुर्जय थी। वे वास्तव में नीलिमा को क्रोधित करने में सफल रहे थे, लेकिन इस क्रोध के परिणाम काफी गंभीर थे। पलक झपकते ही उसके एक दर्जन से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं के सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे। ऐसी गति और ऐसी ताकत ने रुद्र प्रताप को भारी सदमे और क्रोध से भर दिया। लेकिन सदमे और क्रोध के साथ साथ उसके दिल में एक अपशकुन की भावना भी पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन की ताकत का उसका आकलन कुछ हद तक गलत था। हालांकि बात अब इतनी दूर आ चुकी थी और वह अब और हिचकिचा या पीछे हट नहीं सकता था। एक दहाड़ के साथ रुद्र प्रताप ने एक विशाल तृतीय विपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र निकाला और नीलिमा की ओर झपटा। एक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के रूप में रुद्र प्रताप की प्रतिक्रिया की गति सबसे तेज थी, लेकिन रक्त भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धा अभी भी पूरी तरह से अनजान थे कि क्या हो रहा था। उसी क्षण जब नीलिमा ने हमला किया, माया और वान्या ने भी एक साथ कार्रवाई की। यह पहली बार नहीं था जब उन तीनों ने एक साथ काम किया हो। उनकी मौन समझ के लिए किसी भी उकसावे की आवश्यकता नहीं थी और वे एक दूसरे के इरादों को समझ सकते थे। माया ने द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं की ओर धावा बोला, जबकि वान्या ने रूपांतरण लोक से नीचे के लोगों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। वे तीनों भेड़ों के बीच बाघों की तरह रक्त भेड़िया गिरोह की कतारों में घुस गईं। बस एक सांस के समय में 5 या 6 द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा माया के भाले का शिकार हो गए, जबकि 30 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा नीलिमा के हाथों मारे गए। हालांकि वान्या ताकत के मामले में नीलिमा और माया से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसके मारने की गति किसी भी तरह से धीमी नहीं थी। कुछ ही पलों में दर्जनों दिव्य विकास लोक के योद्धा उसके हाथों मारे गए। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से इन दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को मारने के साथ साथ उसने बड़ी संख्या में काले सुनहरे पुतले भी निकाले, जिससे वे भी युद्ध में शामिल हो गए।
जैसे जैसे तलवार संप्रदाय की ताकत बढ़ती गई, ये मूल रूप से शक्तिशाली काले सुनहरे पुतले संप्रदाय के लिए कम और कम उपयोगी होते गए। यह देखकर कि ये काले सुनहरे पुतले युद्ध के मैदान में ज्यादा काम नहीं आएंगे, विराट ने पूर्वी सागर जलनाग महल के खंडहरों से प्राप्त किए गए अधिकांश पुतलों को वान्या को दे दिया था। हालांकि वान्या को अनुशासित करने में वह आमतौर पर कठोर था, लेकिन वह अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करता था। वह लगभग हमेशा उसकी मांगों को पूरा करता था, जब तक कि वे बहुत अधिक न हो। इसके अलावा भले ही वान्या कोई गलती करे, जब तक कि यह सिद्धांतों का मामला न हो, विराट आमतौर पर उसके आकर्षण के आगे पिघल जाता था और उसे वास्तव में दंडित करने में संकोच करता था। इसलिए वान्या अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, वह अपनी मां यामिनी से ही वास्तव में डरती थी, क्योंकि जब यामिनी उसे दंडित करना चाहती थी तो वह बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी, चाहे वह कितनी भी विनती क्यों न कर ले। वान्या की शक्ति पहले से ही बहुत अधिक थी और इन काले सुनहरे पुतलों की मदद से रक्त भेड़िया गिरोह के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। इस अचानक हुए हमले में रक्त भेड़िया गिरोह के योद्धा तुरंत अराजकता में डूब गए। वे चीखते और डर से कराहते हुए इधर उधर भागने लगे। यह देखकर रुद्र प्रताप का चेहरा काला पड़ गया। उसे एहसास हो गया था कि उसका सामना अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से हुआ है। उसने इन तीन महिलाओं की ताकत को बहुत कम आंका था। उसने शुरू में सोचा था कि वे अधिक से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक की योद्धा होंगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि नीलिमा और माया, हालांकि केवल प्रथम विपत्ति लोक की साधक थीं, उनके पास ऐसी युद्ध शक्ति थी जो कई तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। इस अप्रत्याशित हमले में रक्त भेड़िया गिरोह पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर आ गया था। वह नीलिमा के इस नरसंहार को रोकने के लिए उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन लंबे समय तक पीछा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह उसकी गति की बराबरी नहीं कर सकता। नीलिमा बहुत तेज थी। इस गति से एक प्याली चाय बनाने में लगने वाले समय से भी कम समय में रक्त भेड़िया गिरोह के 1000 से अधिक सदस्य नीलिमा और उसके साथियों द्वारा मिटा दिए जाएंगे। घबराहट के क्षण में रुद्र प्रताप ने अंततः वान्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। वान्या उन तीनों में सबसे कमजोर थी और उसे मारना उसके लिए सबसे आसान था। क्योंकि वह नीलिमा को नहीं पकड़ सकता था, इसलिए वह पहले इस छोटी बच्ची को मार डालेगा। यही विचार करते हुए वह आगे की ओर झपटा और वान्या की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक हरी परछाई कौंधी और उसका रास्ता रोक लिया। बूढ़े कुत्ते, तुम क्या करने की सोच रहे हो? नीलिमा ने उसका उपहास करते हुए कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से खेलूंगी। यह कहते हुए नीलिमा ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और रुद्र प्रताप पर वार कर दिया। तुम कुतिया, मैं तुम्हारे साथ मरने तक लड़ूंगा। रुद्र प्रताप ने अपने चेहरे पर एक खूंखार भाव के साथ दहाड़ते हुए नीलिमा पर अपनी तलवार चलाई। इस अराजक युद्ध के बीच दुकानों के मालिक, वह मोटा आदमी, लंबा पतला आदमी और घनी दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी भयभीत थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नीलिमा, माया और वान्या इतनी शक्तिशाली होंगी। दिन के समय जब उन्होंने रक्त भेड़िया गिरोह के 1 दर्जन सदस्यों को मारा था, तब उन्होंने जो ताकत दिखाई थी वह तो केवल एक झलक थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का 1000वां हिस्सा भी नहीं निकाला था। अब जब उन्होंने वास्तव में अपनी ताकत का खुलासा किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी भयानक थीं। इस समय वे समझ गए थे कि उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते में पैर मार दिया है। दुकान मालिक गहरे पछतावे से भर गए थे। अगर घाट उतारा था तब उनकी जो ताकत दिखी थी वह तो केवल एक छोटी सी झलक थी। उन्होंने अपनी असली ताकत का 1000वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब उन्होंने अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया तो उन लोगों को एहसास हुआ कि वे कितनी भयानक थी। लोगों ने इसका नाम सुना था। दूर के नक्षत्र प्रणालियों में रहने वालों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई छोटी सी जगह मौजूद है। इतनी सुनसान और बंजर जगह से ऐसा चमत्कारिक प्रतिभाशाली योद्धा कैसे निकल सकता है? झलक थी। उन्होंने अपनी असली ताकत का 1000वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब उन्होंने अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया तो उन लोगों को एहसास हुआ कि वे कितनी भयानक थीं। इस क्षण उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। दुकान के मालिक गहरे पछतावे में डूब गए। अगर उन्हें पहले पता होता कि ऐसा होगा तो वे कभी भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करते। अब वे वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और बस भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे भागने वाले थे, काले कपड़ों में एक आकृति चमकी और माया तुरंत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे सज्जनों, आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? रुकिए और हमारे साथ थोड़ा और खेलिए, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर उन दर्जन भर दुकान मालिकों पर थी जिनमें वह मोटा आदमी, लंबा पतला आदमी और घनी दाढ़ी वाला भारी भरकम आदमी शामिल था। महोदया, महोदया, हम अंधे थे जो हमने आपका अपमान किया। कृपया हम पर दया करें और हमें जाने दें। मोटे आदमी ने अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछते हुए रहम की भीख मांगी। आप यह क्या कह रहे हैं श्रीमान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरा स्वाद नहीं चखना चाहते थे? आइए ना, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा, माया ने एक नखरेबाज और लुभावने स्वर में कहा। उसने मोटे आदमी को आंख भी मारी। अगर उस मोटे आदमी को यह न पता होता कि यह महिला कितनी ताकतवर है तो यह नजारा देखकर वह शायद अब तक उस पर झपट चुका होता। आखिरकार माया एक बेहद खूबसूरत महिला थी और उसका यह मोहक अंदाज यकीनन किसी को भी दीवाना बना सकता था। हालांकि वह मोटा आदमी और उसके साथी अच्छी तरह जानते थे कि यह कोई कोमल सुकून का ठिकाना नहीं, बल्कि मौत की एक धारदार तलवार है। महोदया, आप हमें छोड़ने के लिए क्या लेंगी? मोटे आदमी ने गहरी सांस लेते हुए गिड़गिड़ाकर पूछा। अगर आप हमें जाने दें तो आप जो कहेंगी हम वह करेंगे, यहां तक कि गुलामों की तरह आपकी सेवा भी करेंगे। ओह, क्या सच में ऐसा है? यह सुनकर माया ने दिलचस्पी से उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, खैर, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे ही वह बोल रही थी, मोटे आदमी की आंखों में एक खूंखार चमक दौड़ गई। उसके जुड़े हुए हाथों से एक तेज सफेद रोशनी निकली और सीधे माया की ओर झपटी। कमीनी औरत, अब मर जा! मोटे आदमी ने इस भयानक आक्रामक खजाने का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। उसने अब तक जो भी किया था वह केवल समय बर्बाद करने की एक चाल थी। जब माया ने उसका रास्ता रोका तो उसे पता चल गया था कि आज उसके पास मरने मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। माया को उसके इस अचानक हुए हमले से संभलने का मौका ही नहीं मिला। वह समय पर बच नहीं पाई और सफेद रोशनी सीधे उससे जा टकराई। यह देखकर मोटे आदमी के चेहरे पर एक जंगली खुशी की लहर दौड़ गई। यह सफेद रोशनी तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर का एक बेहद शक्तिशाली आक्रामक खजाना था, जिसे उसने भारी कीमत चुकाकर बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। यहां तक कि एक तृतीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी अगर सीधे इस हमले की चपेट में आ जाए तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। भले ही माया बहुत ताकतवर थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इस हमले का सामना नहीं कर पाएगी और उसके पास लड़ने की बहुत कम ताकत बचेगी। उस स्थिति में माया पूरी तरह से उनके रहम व करम पर होगी। हालांकि मोटे आदमी का यह घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिका। उसकी मुस्कान जल्द ही उसके चेहरे पर जम गई। वह सफेद रोशनी भले ही माया से सीधे टकराई थी, लेकिन उसने माया को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। मोटे, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस छोटी सी चाल से मुझे चकमा दे दोगे? तुम अभी बहुत कच्चे हो, माया ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए कहा, मानो कोई मामूली सी धूल हटा रही हो। मोटे आदमी की हरकतें उसकी नजरों से बच नहीं पाई थीं। उसने बस जानबूझकर उस हमले से बचने की कोशिश नहीं की थी और उस वार को खुद पर लगने दिया था। अगर वह बचना चाहती तो वह हमला उसे छू भी नहीं पाता।
माया ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वह सप्त खड्ग अमर भवन से प्राप्त चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर वाले अपने बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की रक्षात्मक शक्ति का परीक्षण कर सके। सप्त खड्ग अमर भवन में यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर का बैंगनी स्वर्ण वस्त्र पाने के बाद से उसने वास्तव में इसका इस्तेमाल नहीं किया था। आज जब उसे अपनी क्षमताओं को परखने का मौका मिला तो माया स्वाभाविक रूप से इसे चूकना नहीं चाहती थी। इन लोगों से उसे कोई खास खतरा नहीं था, वह उनके साथ जो चाहे कर सकती थी। और अब ऐसा लग रहा था कि बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में काफी मजबूत थी। वाकई यह एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र होने के योग्य था। माया बैंगनी स्वर्ण वस्त्र द्वारा प्रदर्शित की गई इस अजय रक्षात्मक शक्ति से बहुत संतुष्ट थी। ठीक है, मैं भी अब खेल खेलकर थोड़ी थक गई हूं, अब तुम सब जा सकते हो। माया ने मोटे आदमी और अन्य लोगों की ओर देखा और शांति से कहा। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपना भाला घुमाया और मोटे आदमी के सीने में घोंप दिया। नहीं, यह देखकर मोटे आदमी ने घोर निराशा और क्रोध में एक भयानक चीख निकाली। इस क्षण भी वह अपनी मौत से जूझते हुए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से भले ही वह एक द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, उसकी और माया की ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। चाहे उसने कितनी भी हताशा से विरोध क्यों न किया हो, अंततः माया के भाले ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। माया ने अपने भाले को एक झटका दिया और उसकी नोक पर लटके मोटे आदमी के शव को अनगिनत टुकड़ों में उड़ा दिया, जो हर दिशा में बिखर गए। लंबा पतला आदमी, घनी दाढ़ी वाला भारी भरकम आदमी और बाकी सभी लोग पहले ही तितर-बितर होकर भाग चुके थे। इस समय वे इस कदर खौफजदा थे कि उनके अंदर विरोध करने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी। दुर्भाग्य से उनकी ताकत माया से बहुत कम थी और उनमें से कोई भी उसके वार से बच नहीं पाया। ये बेईमान व्यापारी भले ही उच्च साधना स्तर रखते थे, लेकिन वास्तविक युद्ध में वे पूरी तरह से अक्षम थे। इसके अलावा उनकी लड़ने की भावना अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। जहां वे धोखेबाजी और चालबाजी में माहिर थे, वहीं सीधे युद्ध में वे बेहद कमजोर थे। माया ने द्वितीय विपत्ति लोक के इन दर्जन भर योद्धाओं को 3 सांसों से भी कम समय में मार गिराया। व्यापारियों का सफाया करने के बाद माया रक्त भेड़िया गिरोह के योद्धाओं का पीछा करने के लिए मुड़ी। ये रक्त भेड़िया गिरोह के डाकू भले ही स्वभाव से क्रूर थे, लेकिन अंततः ये एक अनियंत्रित भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब वे वास्तव में घिर जाते थे तो बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उनका तालमेल इतना खराब था कि वे कोई शक्तिशाली युद्ध व्यूह नहीं बना सकते थे। ऐसी अनियंत्रित भीड़ भले ही संख्या में बहुत अधिक हो, किसी काम की नहीं होती। तलवार संप्रदाय की सेना के सामने 1000 या उससे अधिक दिव्य विकास लोक के योद्धाओं का नेतृत्व करने वाले 100 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए, अगर उनकी आधी संख्या भी होती तो भी माया को बुरी तरह से भागना पड़ता। तलवार संप्रदाय के युद्ध व्यूह की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। 100 दिव्य विकास लोक के योद्धाओं से बना युद्ध व्यूह 10 गुना से अधिक शक्तिशाली हो सकता था। अगर 10 और प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं द्वारा इसका नेतृत्व किया जाए तो ऐसी टीम आसानी से एक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को घेर कर मार सकती है। अगर रक्त भेड़िया गिरोह के सदस्यों की संख्या इतनी ही होती तो एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी गिरने पर मारा जाता। हालांकि ये रक्त भेड़िया गिरोह के डाकू चाहे कितने भी क्रूर क्यों न हो, अंततः सिर्फ डाकू हैं जो तलवार संप्रदाय की कड़ाई से प्रशिक्षित नियमित सेना से बहुत पीछे हैं। एक धूप बत्ती जलने भर के छोटे से समय में 1000 से अधिक की संख्या वाले रक्त भेड़िया गिरोह को माया और वान्या ने पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें केवल उनका नेता रुद्र प्रताप ही बचा था। रक्त भेड़िया गिरोह के योद्धाओं को मारने के बाद माया और वान्या युद्ध में शामिल नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने नन्ही चिड़िया की मदद की और किनारे से नजर रखी ताकि रुद्र प्रताप भाग न सके। नन्ही चिड़िया और रुद्र प्रताप के बीच की लड़ाई को देखकर साफ लग रहा था कि नन्ही चिड़िया पूरी तरह से हावी थी और रुद्र प्रताप को कुचल रही थी। नन्ही चिड़िया के भयंकर हमलों के आगे रुद्र प्रताप केवल अपना बचाव कर पा रहा था। पलटवार करने में वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। माया और वान्या द्वारा अपने हजारों आदमियों का पूरी तरह से सफाया होता देख रुद्र प्रताप की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस पल वह गहरे पछतावे से भर गया। अगर उसे पता होता कि नन्ही चिड़िया, माया और वान्या इतनी ताकतवर हैं तो वह कभी भी इस मुसीबत में नहीं पड़ता, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। महोदया, मैं इस बार अंधा और मूर्ख था जो मैंने आपका अपमान किया। क्या आप मेरी जान बख्श सकती हैं? यह देखकर कि वह नन्ही चिड़िया को नहीं हरा सकता, रुद्र प्रताप ने संघर्ष करते हुए रहम की भीख मांगी। अगर यह लड़ाई जारी रही तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह अकेले नन्ही चिड़िया का मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। अगर बाद में माया भी इस लड़ाई में शामिल हो गई तो उसे लगा कि वह 3 सांसें भी नहीं टिक पाएगा। इन परिस्थितियों में उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या रहम की भीख मांगना शुरू कर दिया? यह सुनकर नन्ही चिड़िया ने ताना मारा। तुम्हारा वह घमंड कहां गया? मैं अभी कृतज्ञ हो गया था, कृपया मुझ पर रहम करें, रुद्र प्रताप ने कहा। भले ही रहम की भीख मांगने से उसे अत्यधिक अपमान महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी जान के आगे सम्मान और प्रतिष्ठा के क्या मायने थे। हे रहम करें मास्टर रुद्र प्रताप, क्या तुम हम तीनों बहनों के साथ खेलना नहीं चाहते थे? आओ ना, यह युवा लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, नन्ही चिड़िया ने व्यंग्य करते हुए कहा। जैसे ही उसने ये ताने भरे शब्द कहे, उसके हमले और भी भयंकर हो गए। महोदया, दूसरों के लिए कोई रास्ता छोड़ दें ताकि आप भविष्य में फिर मिल सकें। क्या आप सच में मुझे मौत के मुहाने तक धकेलना चाहती हैं? यह सुनकर रुद्र प्रताप का चेहरा काला पड़ गया। भविष्य में फिर मिले? नन्ही चिड़िया ने ताना मारा। बूढ़े कुत्ते रुद्र प्रताप, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई भविष्य है? वह दुश्मन खुद उसके दरवाजे तक चलकर आया था। वह इतने नीच और गंदे इंसान को जीवित कैसे छोड़ सकती थी? कमीनी औरत, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर रुद्र प्रताप के चेहरे पर एक दृढ़ भाव आ गया। वह अचानक चमका और माया तथा वान्या की ओर झपका। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके शरीर से अनगिनत चमकदार सफेद रोशनी फूटने लगी। साफ था कि इस पल वह आत्मविस्फोट करके माया और वान्या को भी अपने साथ मौत के घाट उतारने का इरादा कर चुका था। नन्ही चिड़िया बहुत तेज थी, उसे यकीन नहीं था कि उसका आत्मविस्फोट उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि माया और वान्या नन्ही चिड़िया की तुलना में बहुत धीमी थीं। उसके आत्मविस्फोट से उन्हें भी अपने साथ ले डूबने की पूरी संभावना थी, खासकर वान्या जिसकी साधना केवल दिव्य विकास लोक के चरम स्तर तक ही थी। अगर वह एक पल के लिए भी उसके आत्मविस्फोट की चपेट में आ गई तो उसका बचना नामुमकिन था। चूंकि तुम मुझे मजबूर कर रही हो तो चलो एक साथ मरते हैं। रुद्र प्रताप पागलों की तरह हंसा। रुद्र प्रताप को अपनी ओर आते देख माया के चेहरे के भाव बदल गए। इस पल अगर वह वान्या के साथ भागने की कोशिश करती तो बहुत देर हो चुकी होती। इसके अलावा उसकी गति नन्ही चिड़िया से बहुत कम थी और रुद्र प्रताप उसे आसानी से पकड़ सकता था। भागकर रुद्र प्रताप से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं था। उसी पल माया ने एक फैसला किया। भागने के बजाय वह आगे बढ़ी और रुद्र प्रताप का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। छोटी वान्या, जल्दी भागो, माया ने आगे बढ़ते हुए वान्या की ओर चिल्लाकर कहा। वान्या ने तनिक भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। मौके का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत एक स्थानिक स्थानांतरण ताबीज निकाला और उसे सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी आकृति पल भर में दूर जाकर गायब हो गई। वह जानती थी कि माया के पास चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक वस्त्र था और साथ ही माया की अपनी असीम साधना थी, जिससे उसके पर्वत भंजक दानव दमन शरीर में भी अविश्वसनीय रक्षात्मक शक्ति थी। भले ही वह रुद्र प्रताप के आत्मविस्फोट की सीधी चपेट में आ जाए, फिर भी शायद उसे नुकसान न पहुंचे, लेकिन
अगर वह खुद एक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के आत्मविस्फोट के धमाके में फंस गई तो निश्चित रूप से उसकी मौत तय थी। यह देखकर रुद्र प्रताप हक्का बक्का रह गया कि माया वान्या के साथ भागने के बजाय खुद आगे बढ़कर उसका सामना कर रही थी। वान्या पहले ही दूर जाकर गायब हो चुकी थी और माया ने उसका रास्ता रोक लिया था, इसलिए अब वान्या को पकड़ना उसके लिए लगभग असंभव था। इस क्षण रुद्र प्रताप को गौर निराशा महसूस हुई, लेकिन वह पहले ही अपने आत्मविस्फोट को सक्रिय कर चुका था और अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। भले ही वह उन दोनों को अपने साथ मौत के मुंह में नहीं धकेल पाया, लेकिन एक को ले जाना ही काफी था। कमीनी औरत, चलो एक साथ मरते हैं। रुद्र प्रताप माया की ओर झपटा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था और वह जोर से दहाड़ा। ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि एक कान फोड़ू धमाका हुआ और एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी ने पल भर में माया को अपनी चपेट में ले लिया। दूर से यह सब देख रही वान्या का दिल जैसे हलक में आ गया। हालांकि वह जानती थी कि माया बहुत ताकतवर है और उसके पास चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक वस्त्र है, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि माया इतने भयानक विस्फोट को सह पाएगी या नहीं। छोटी वान्या, चिंता मत करो, माया ठीक होगी। जब वान्या घबराहट से भरी हुई थी तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। ये नन्ही चिड़िया थी जो उसके पास आ गई थी। दूर उस चमकदार रोशनी के गोले को देखते हुए नन्ही चिड़िया वान्या जितनी चिंतित नहीं थी, वह माया की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानती थी। शायद वह खुद भी इतने भयानक विस्फोट से किसी को न मार पाए तो माया की बात ही छोड़िए, जिसके पास चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक वस्त्र था, ज्यादा से ज्यादा इससे माया को कुछ मामूली चोटें ही आएंगी जो उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी नहीं थी। काफी देर बाद वह अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी धीरे धीरे छंट गई। विस्फोट की ताकत भी धीरे धीरे कम हो गई। माया की आकृति दिखाई देने लगी। हा हा हा, ईश्वर का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है, मैं इस कमीने के स्थानिक खजाने को बचाने में कामयाब रही। माया ने अपने हाथ में पकड़ी स्थानिक अंगूठी को देखा और जीत की खुशी में हंसी। बहन माया, क्या आप ठीक हैं? वान्या चिंतित चेहरे के साथ पूछती हुई तेजी से उड़कर पास आई। मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे भला क्या हो सकता है? माया ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। हा हा हा, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि मैं ठीक हूं या नहीं, बल्कि यह है कि इस कमीने का स्थानिक जादुई खजाना सुरक्षित है या नहीं। किस्मत अच्छी थी कि मैंने अपनी सूझबूझ से इसके आत्मविस्फोट से ठीक पहले इसके शरीर से यह स्थानिक अंगूठी छीन ली, वरना अगर यह अपने साथ इस स्थानिक जादुई खजाने को भी तबाह कर देता तो बड़ा अफसोस होता। माया की बातें सुनकर वान्या अवाक रह गई। उस नाजुक पल में माया यह नहीं सोच रही थी कि खुद को कैसे बचाया जाए, बल्कि वह यह सोच रही थी कि रुद्र प्रताप के स्थानिक जादुई खजाने को नष्ट होने से कैसे बचाया जाए। हालांकि वान्या खुद भी थोड़ी कंजूस थी, लेकिन माया की इन हरकतों को देखकर वह खुद को लाचार महसूस करने लगी। खांस खांस, अपनी हंसी के बीच माया ने 2 बार खांसा और उसके मुंह से खून निकल आया। बहन माया, यह देखकर वान्या ने हैरानी से चीखते हुए कहा। ठीक है छोटी वान्या, घबराओ मत, ये छोटी सी चोट मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, माया ने हाथ हिलाते हुए कहा। हालांकि उसके पास चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक वस्त्र था, लेकिन एक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का आत्मविस्फोट फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और उस भयानक विस्फोट से उसे अभी भी काफी चोटें आई थीं। माया, तुम्हें पहले अपने घाव भरने चाहिए, नन्ही चिड़िया ने उसकी ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं बस प्राचीन महाद्वीप का थोड़ा सा आड़ू खा लूंगी, माया ने कहा। यह कहते हुए उसने प्राचीन महाद्वीप का थोड़ा सा आड़ू निकाला और खा लिया। यह आड़ू का गूदा पहले से ही संसाधित किया गया था, इसे उसके स्थानिक जादुई खजाने में साबुत रूप में नहीं रखा गया था। प्राचीन महाद्वीप के आड़ू में स्वाभाविक रूप से भयानक ऊर्जा तरंगें होती थीं। उन्हें एक स्थानिक जादुई खजाने में साबुत रखना तलवार संप्रदाय के वर्तमान स्तर के लिए बहुत भारी पड़ सकता था। हालांकि उन्हें टुकड़ों में काटने से ऊर्जा काफी कम हो जाती थी, जिससे उन्हें सुरक्षित रखना आसान हो जाता था। प्राचीन महाद्वीप के आड़ू का एक टुकड़ा खाने के बाद माया के घाव तेजी से भर गए। नीलिमा, छोटी वान्या, चलो रणभूमि की सफाई करते हैं और अपनी लूट का हिसाब लगाते हैं, माया ने नन्ही चिड़िया और वान्या से कहा। भले ही उसने और वान्या ने रक्त भेड़िया गिरोह के सभी योद्धाओं को मार दिया था, लेकिन उन्होंने रणभूमि की सफाई नहीं की थी और न ही उनके खजाने को लूटा था। अब जब युद्ध समाप्त हो चुका था तो सफाई करने का समय आ गया था। ठीक है, नन्ही चिड़िया ने सिर हिलाया। युद्ध तो बस एक प्रक्रिया थी, रणभूमि की सफाई करना और लूट का हिसाब लगाना सबसे अहम पल थे। तीनों ने रणभूमि की सफाई की, रक्त भेड़िया गिरोह के सदस्यों और उन दर्जन भर बेईमान व्यापारियों की स्थानिक अंगूठियां निकाल लीं। फिर नन्ही चिड़िया ने रक्त भेड़िया गिरोह के योद्धाओं के शवों को जलाने के लिए एक आग का इस्तेमाल किया। रणभूमि की सफाई के बाद तीनों ने अपनी लूट का हिसाब लगाना शुरू किया। हा हा हा, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, ये लोग काफी अमीर हैं। पिछले कुछ दिनों में गोलियां और ताबीज बेचकर हमने जितना कमाया था उससे कहीं ज्यादा। लूट का हिसाब लगाने के बाद माया ने उत्साह से कहा। इस बार रक्त भेड़िया गिरोह और उन दर्जन भर बेईमान व्यापारियों का सफाया करके उन्होंने वास्तव में 20 से अधिक रूपांतरण ईश्वरीय स्फटिक और 6 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त किए थे, जिसमें जादुई हथियार और विभिन्न दुर्लभ तथा बेशकीमती सामग्रियां तो शामिल भी नहीं थीं। यह सौदा गोलियां और ताबीज बेचने की उनकी पिछली कड़ी मेहनत से कहीं अधिक लाभदायक था। अफसोस की बात है कि ऐसी चीजें दुर्लभ हैं, वरना ऐसे कुछ और सौदों से हमारी कमाई गोलियां और ताबीज बेचने की हमारी लंबी मेहनत को बहुत पीछे छोड़ देती, नन्ही चिड़िया ने भी उत्साह से कहा। वे रक्त भेड़िया गिरोह जैसे क्रूर हत्यारे और चोर नहीं थे। वे किसी को बिना उकसाए नहीं मारते थे। जिन्हें उन्होंने मारा था वे अपने भाग्य के हकदार थे, मौत के लायक थे। चलो वापस चलते हैं, इस बार हमें खजाना विभाग से ढेर सारा सामान खरीदना होगा। इतनी बड़ी रकम से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, नन्ही चिड़िया ने हाथ हिलाते हुए कहा। तलवार संप्रदाय के आंतरिक सदस्यों के रूप में वे तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग से बेहद कम कीमतों पर, मूल रूप से लागत मूल्य पर विभिन्न खजानों का आदान प्रदान कर सकते थे। 6 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, साथ ही गोलियां और ताबीज बेचकर कमाए गए 1 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर मिलाकर उनके पास कुल 7 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हो गए थे। खजाना विभाग से भारी मात्रा में सामान खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम काफी थी। सामान समेटने के बाद तीनों स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की ओर उड़ने लगे। शक्ति सिंधु महाद्वीप, खजाना विभाग के मुख्य कक्ष में खजाना विभाग के कुछ प्रमुख अधिकारी खातों के एक बड़े ढेर को निपटा रहे थे। खजाना विभाग का पूरा मुख्य कक्ष गतिविधियों से भरा हुआ था। शालिनी मुख्य कक्ष में इधर उधर टहल रही थी और कभी कभी अपने कोमल हाथों से अपना माथा मल रही थी। साफ था कि वह किसी बड़ी परेशानी का सामना कर रही थी, जिससे उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। प्रबंधक महोदया, मेरी गुरु ने किसी को यह कहने के लिए भेजा है कि औषधि निर्माण कार्यशाला को औषधि बनाने के लिए 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता है। जैसे ही शालिनी गहरी चिंता में डूबी थी, अनन्या ने आगे बढ़कर सावधानी से सूचना दी। संसाधन आवंटन के लिए जिम्मेदार खजाना विभाग की प्रमुख के रूप में अनन्या व्यावहारिक रूप से शालिनी का दाहिना हाथ थी। वह खजाना विभाग की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थी। तलवार संप्रदाय के पास आध्यात्मिक पत्थरों का भंडार पहले ही कम हो चुका था। हालांकि वह संसाधन आवंटन के लिए जिम्मेदार खजाना विभाग की प्रमुख थी, लेकिन वह जुबैदा की शिष्या भी थी। अगर कोई और आध्यात्मिक पत्थर निकालने आता तो वह खजाना विभाग के भंडार के ठीक होने का इंतजार करने को कहकर अस्थायी रूप से मना कर सकती थी। लेकिन जुबैदा द्वारा आध्यात्मिक पत्थर निकालने के लिए किसी को भेजे जाने पर वह मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी गुरु थी।
हालांकि जुबैदा अब औषधि निर्माण में इतनी तल्लीन है कि वह अपने शिष्यों पर मुश्किल से ही ध्यान देती है और उनकी दैनिक साधना मुख्य रूप से उनके चौथे वरिष्ठ चाचा गुरु कावेरी द्वारा सिखाई जाती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जुबैदा उनकी गुरु है। अपनी गुरु द्वारा आध्यात्मिक पत्थर निकालने के लिए किसी को भेजे जाने पर यह जानते हुए भी कि तलवार संप्रदाय के वर्तमान आध्यात्मिक पत्थर के भंडार की स्थिति तंग है, उसके पास शालिनी को सूचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। यह सुनकर शालिनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपना माथा रगड़ते हुए भयानक सिरदर्द के साथ कहा, उन्हें इतने सारों की क्या जरूरत है? 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कोई छोटी रकम नहीं है। तलवार संप्रदाय के भंडार में केवल 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर बचे हैं। औषधि निर्माण कार्यशाला द्वारा एक ही बार में 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निकालने से खजाना विभाग के आध्यात्मिक पत्थर के भंडार पर और भी अधिक दबाव पड़ेगा। हालांकि तलवार संप्रदाय का अब पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कब्जा है और उसने अनिवार्य रूप से शून्य समाधि महाद्वीप को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। सिद्धांत रूप से तलवार संप्रदाय के संसाधन प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। हालांकि तलवार संप्रदाय के विकास की गति बहुत तेज थी, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों की एक खगोलीय खपत हो रही थी। अन्य संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकता है क्योंकि तलवार संप्रदाय के योद्धा अपनी दैनिक साधना के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा तलवार संप्रदाय ने शक्ति सिंधु और नवधारा महाद्वीपों में नागदंत चावल के खेतों और विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों की बड़े पैमाने पर खेती की है। खजाना विभाग के पास तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की दैनिक साधना की जरूरतों की निश्चित रूप से कोई कमी नहीं है। वास्तव में एक महत्वपूर्ण अधिशेष है। हालांकि जहां तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को अपनी दैनिक साधना के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, वहीं संप्रदाय की औषधि निर्माण कार्यशालाएं, हथियार निर्माण कार्यशालाएं, ताबीज व्यूह कार्यशालाएं, विभिन्न व्यूहों का रखरखाव और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती में आध्यात्मिक पत्थरों की भारी खपत होती है। आध्यात्मिक पत्थरों की इतनी भारी दैनिक खपत की आपूर्ति शक्ति सिंधु महाद्वीप के भंडार द्वारा नहीं की जा सकती है। अगर विराट ने पहले खजाना विभाग को जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की एक बड़ी राशि नहीं दी होती तो तलवार संप्रदाय के आध्यात्मिक पत्थर के भंडार शायद बहुत पहले ही समाप्त हो गए होते। इसके बावजूद खजाना विभाग का भंडार अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। मेरी गुरु हाल ही में बड़ी मात्रा में प्रथम विपत्ति गोलियां बना रही हैं और वे लगातार विभिन्न महाविपत्ति लोक की गोलियां बनाने की भी कोशिश कर रही हैं, इसलिए उनकी आध्यात्मिक पत्थरों की खपत काफी अधिक है। अनन्या ने कहा, ठीक है तो उन्हें दे दो। शालिनी केवल सहमति में सिर हिला सकती थी। जुबैदा विराट की मार्शल चाची थी और तलवार संप्रदाय में उसकी स्थिति अद्वितीय थी। इसके अलावा जुबैदा द्वारा बनाई गई गोलियों का पूरे तलवार संप्रदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जुबैदा संप्रदाय के तेज विकास के लिए बहुत बड़े श्रेय की हकदार है, इसलिए सभी कारणों से औषधि निर्माण कार्यशाला को आध्यात्मिक पत्थरों की आपूर्ति की गारंटी दी जानी चाहिए। तो मैं अपनी गुरु की ओर से मुख्य प्रबंधक को धन्यवाद देती हूँ। अनन्या ने शालिनी का आभार व्यक्त करते हुए तुरंत झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मुझे करना ही चाहिए। तुम इतनी औपचारिकता क्यों दिखा रही हो? शालिनी ने उसकी ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। मुख्य प्रबंधक, क्या हमें खजाना विभाग की स्थिति के बारे में युवा मास्टर को सूचित करना चाहिए? अनन्या ने सुझाव दिया। रहने दो, हम अपनी खजाना विभाग की समस्याओं से उन्हें हर समय परेशान नहीं कर सकते। शालिनी ने सिर हिलाया। अगर हमें अपनी खजाना विभाग की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा उन्हीं पर निर्भर रहना है तो मुझे मुख्य प्रबंधक बनाए रखने का क्या मतलब है? मैं कुछ सोचूंगी। यह सुनकर अनन्या के पास पीछे हटने और जुबैदा द्वारा भेजे गए व्यक्ति को आध्यात्मिक पत्थर सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह यह भी जानती थी कि शालिनी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। इसके अलावा वह हमेशा यामिनी, जनरल रिया, निहारिका और अन्य लोगों से होड़ करती थी और उनमें से किसी से भी हारना नहीं चाहती थी। उसे विराट से सक्रिय रूप से मदद मांगने के लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि शालिनी का व्यक्तित्व बहुत मजबूत था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। शक्ति सिंधु महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप। एक सुनसान पहाड़ी जंगल में एक व्यूह की रोशनी चमकी और 3 आकृतियां उभर कर सामने आई। यह नन्ही चिड़िया माया और वान्या थी जो श्वेत हिम महाद्वीप से लौटी थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के बाद नन्ही चिड़िया ने खुद को झटका दिया और अपने मूल रूप यानी एक छोटी नीली चिड़िया में वापस आ गई। बहन नीलिमा, आप अभी बहुत सुंदर लग रही थी, आप इस तरह वापस क्यों बदल गई? वान्या ने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं चाहती कि तलवार संप्रदाय मुझे उस रूप में देखे, नन्ही चिड़िया ने उसकी ओर देखते हुए कहा। छोटी वान्या, याद रखना, अपने पिता को कभी मत बताना कि मैं कैसी दिखती थी। उसने उस टूटी हुई तलवार से सुना था कि विराट को आकर्षक और पूर्ण रूप रंग वाली महिलाएं पसंद हैं। अगर विराट को उसका यह रूप दिख गया तो शायद वह उसे कमतर समझेगा। उसका शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। उसका रूप रंग यामिनी जितना आकर्षक और भरा पूरा नहीं था, यहां तक कि आयु और माया से भी कमतर था। उस टूटी हुई तलवार के अनुसार अगर विराट उसे इस रूप में देखेगा तो वह कभी उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा। हरे वस्त्रधारी बालक ने भी इस मामले में उसकी बार बार आलोचना की थी, जिससे नन्ही चिड़िया अपने रूप रंग को लेकर बहुत सचेत हो गई थी। इसलिए उसने कभी विराट के सामने अपना रूप बदलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं विराट वास्तव में उसे नापसंद न करने लगे, क्योंकि वह उतनी आकर्षक नहीं थी जैसा कि हरे वस्त्रधारी बालक ने कहा था। वह तब तक विराट के सामने अपना रूप नहीं बदलेगी जब तक उसका सौंदर्य और अधिक निखर नहीं जाता। भले ही मेरा रूप यामिनी जितना आकर्षक न हो, लेकिन कम से कम मुझे माया जितना सुंदर तो दिखना ही चाहिए। लेकिन क्यों? नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर वान्या और भी उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूप बदलने के बाद वह कैसी दिखती है। ये बात नन्ही चिड़िया उसके पिता से क्यों छिपाना चाहती थी? अरे राम, तुम अभी बच्ची हो, तुम वैसे भी नहीं समझोगी, बस वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। ओह ठीक है। वान्या केवल सिर हिलाकर सहमत हो सकती थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि नन्ही चिड़िया ऐसा क्यों करना चाहती थी, लेकिन जब नन्ही चिड़िया ने ऐसा कहा तो वह वैसा ही करेगी जैसा उसे कहा गया था। उसे इस बात का कोई शक नहीं था कि नन्ही चिड़िया के मन में उसके पिता विराट के प्रति कोई गलत इरादा था। आखिरकार शार्दुल और नन्ही चिड़िया वे लोग थे जो उसके पिता के साथ सबसे लंबे समय तक रहे थे और वे वही लोग थे जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। वे कभी उसे धोखा नहीं देंगे, इसलिए उनके कुछ राज होना सामान्य बात थी। बिल्कुल उस बड़ी सफेद बिल्ली की तरह जो अभी भी पूरे तलवार संप्रदाय में अपने अनुयायियों की भर्ती के बारे में अपने पिता को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। यह उस बड़ी सफेद बिल्ली का सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन इसका तलवार संप्रदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लगभग पूरे तलवार संप्रदाय में हर कोई इस खुले रहस्य को जानता है, सिवाय खुद विराट के। यह कहना गलत नहीं होगा कि विराट जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी अपनी नाक के नीचे होने वाली चीजों से अनजान रह सकता है। फिर वे तीनों उत्तरी महाद्वीप में एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के अड्डे पर गए और व्यूह के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौट आए ताकि खजाना विभाग से सामान खरीदने की तैयारी कर सकें। बहन नीलिमा, बहन माया, आप दोनों खजाना विभाग से सामान खरीदने जाइए, मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद वान्या ने नन्ही चिड़िया और माया से कहा।
अगर वह भी खजाना विभाग से सामान खरीदने गई तो यह निश्चित रूप से शालिनी का शक पैदा करेगा। आखिरकार इस बार उन्होंने जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निकाले थे वे 7 अरब से अधिक थे। इतनी बड़ी संपत्ति एक खगोलीय आंकड़ा है। अगर वह साथ गई और शालिनी को शक हो गया और उसने उसके पिता को इसके बारे में बता दिया तो यह बहुत बुरा होगा। अगर केवल नन्ही चिड़िया और माया ही सामान खरीदने जाती तो शालिनी भले ही शक करे या हैरान हो ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेगी। आखिरकार नन्ही चिड़िया और माया शालिनी की ही पीढ़ी की थीं और दोनों ही ताकतवर थीं। भले ही उन्होंने इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर हासिल कर लिए हों, यह उनका अपना मामला था और शालिनी को उनके रहस्यों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन उसकी बात अलग थी। शालिनी ने उसे बड़ा होते देखा था और उसे अचानक इतनी बड़ी मात्रा में सामान खरीदने के लिए खजाना विभाग जाते देख शालिनी उसकी सुरक्षा की चिंता में निश्चित रूप से इस मामले की पूरी जांच करेगी और शायद उसे इसके बारे में बता भी दे। उसके पिता विराट थे। वान्या की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया तुरंत वान्या की चिंताओं को समझ गई, इसलिए उसने माया की ओर मुड़कर कहा, माया, तुम्हें इस बार खुद ही खजाना विभाग से सामान खरीदने जाना चाहिए। मैं और छोटी वान्या नहीं जाएंगे। नन्ही चिड़िया को भी यह डर था कि आपूर्ति खरीदने के लिए खजाना विभाग जाने से शालिनी का शक पैदा होगा। आखिरकार वह आमतौर पर अपनी साधना के लिए संसाधन विराट से प्राप्त करती थी और संसाधनों के आदान प्रदान के लिए शायद ही कभी खजाना विभाग जाती थी। अगर वह अचानक खजाना विभाग में इतनी सारी आपूर्तियां खरीदने गई, खासकर जब वे मुख्य रूप से जन्मजात स्तर की वस्तुएं थीं, तो शालिनी को उस पर शक होने की पूरी संभावना थी। हालांकि शालिनी के साथ उसका रिश्ता बहुत करीब का नहीं था, लेकिन वे दोनों ही विराट के शुरुआती अनुयायियों में से थे और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अगर शालिनी इन आध्यात्मिक पत्थरों के स्रोत के बारे में पूछताछ करती या उससे पूछती कि वह इतनी सारी जन्मजात स्तर की आपूर्तियां क्यों खरीद रही है, तो उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। दूसरी ओर माया को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। हालांकि माया के पास विराट द्वारा सीधे दिए गए कई संसाधन थे, लेकिन वह अक्सर खजाना विभाग में अपनी साधना के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए अपने युद्ध गुणों का भी इस्तेमाल करती थी। युद्ध गुणों की आवश्यकता के संदर्भ में माया निस्संदेह तीनों में से सबसे अधिक आवश्यकता वाली थी, क्योंकि नन्ही चिड़िया और वान्या दोनों में से किसी के पास भी साधना संसाधनों की कमी नहीं थी। वान्या अपने वान्या गठबंधन को बनाए रखने के लिए पैसे कमाती थी, जबकि नन्ही चिड़िया शार्दूल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए युद्ध गुण अर्जित करने के लिए उत्सुक थी। केवल माया को ही युद्ध गुणों की वास्तविक आवश्यकता थी, क्योंकि उसके कई साधना संसाधनों के लिए उनका आदान प्रदान करना आवश्यक था। तलवार संप्रदाय कभी भी अपने योद्धाओं को बाहरी व्यापार करने से नहीं रोकता। अगर उनके पास अपनी खुद की बिक्री श्रृंखला स्थापित करने की क्षमता है तो तलवार संप्रदाय हमेशा उनकी मदद करने में खुशी महसूस करता है। इसलिए माया का खजाना विभाग से सामान खरीदने जाना पूरी तरह से सामान्य है। भले ही शालिनी को कुछ संदेह हो, वह उसके रहस्यों और कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आखिरकार तलवार संप्रदाय का ऐसा कोई नियम नहीं है कि योद्धाओं को संप्रदाय को अपनी खुद की स्थापित बिक्री श्रृंखला सौंपनी ही होगी। भले ही शालिनी खजाना विभाग की प्रमुख है, उसे किसी भी योद्धा से अपनी खुद की स्थापित बिक्री श्रृंखला के रहस्यों का खुलासा करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। बेशक जो लोग दुश्मन के साथ मिलीभगत करते हैं वे एक अपवाद है। जब तक वे संप्रदाय के दुश्मनों को तलवार संप्रदाय के महत्वपूर्ण संसाधन नहीं बेचते, तब तक वे इन चीजों को कैसे संभालते हैं और बेचते हैं यह उनका अपना मामला है और किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि अगर विराट ने व्यक्तिगत रूप से भी दखल दिया तो वह योद्धा मना कर सकता है अगर वह इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता। ठीक है। नन्ही चिड़िया और वान्या की बातें सुनकर माया केवल सहमति में सिर हिला सकती थी। फिर माया 7 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर लेकर खजाना विभाग गई। प्रबंधक अनन्या, मैं कुछ विनिमय करना चाहती हूँ। माया सीधे खजाना विभाग गई और उसने संसाधन आवंटन की प्रभारी प्रबंधक अनन्या को ढूंढा। बहन माया, क्या विनिमय करना चाहती है? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। वास्तव में अनन्या आमतौर पर खुद वस्तुओं के आदान प्रदान की बारीकियों को नहीं संभालती थी। आखिरकार तलवार संप्रदाय में इतने सारे लोगों के साथ अगर वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक योद्धा के लिए आदान प्रदान को संभालती तो उसके पास अगर 10,000 रूप भी होते तो भी पर्याप्त नहीं होता। वह केवल इस विशेष मामले की प्रभारी प्रबंधक थी। बारीकियों को उसके अधीनस्थों द्वारा संभाला जाता था। केवल तभी जब यह बहुत महत्वपूर्ण संसाधन विनिमय का मामला होता और उसके अधीनस्थों को यकीन नहीं होता तो वे उसे रिपोर्ट करते थे। जैसे जब जुबैदा ने 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निकालने के लिए किसी को भेजा, इतना बड़ा खर्च, तो उसके अधीनस्थों ने स्वाभाविक रूप से निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने उसे इसकी सूचना दी। जब उसे खुद यकीन नहीं होता था तो वह शालिनी को रिपोर्ट करती थी और उसे निर्णय लेने देती थी। आमतौर पर खजाना विभाग में सामान का आदान प्रदान करते समय योद्धा सीधे अनन्या के पास नहीं जाते थे। हालांकि अनन्या को इस बात पर कोई गुस्सा नहीं आया कि माया सीधे उसके पास आई। शालिनी की एक सक्षम सहायक के रूप में अनन्या न केवल अपनी क्षमता में उत्कृष्ट थी बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, अन्यथा उसने शालिनी का उच्च सम्मान प्राप्त नहीं किया होता। मुझे इस सूची की एक प्रतिलिपि दे दो। माया ने एक सूची निकाली और अनन्या को सौंप दी। खजाना विभाग आने से पहले उसने नन्ही चिड़िया और वान्या ने पहले ही तय कर लिया था कि वे वास्तव में कौन सा सामान खरीदना चाहते हैं और प्रत्येक वस्तु की विशिष्ट मात्रा इस सूची में लिखी गई थी। अनन्या ने माया से सूची ली और मुस्कुराते हुए उसे देखा। हालांकि जब उसने सूची खोली और उस पर लिखी सामग्री को देखा तो वह आश्चर्य से उछल पड़ी। बहन माया, क्या आप वास्तव में इतनी सारी चीजों का आदान प्रदान करने वाली हैं? अनन्या ने बेहद झटके में पूछा। इस सूची में विभिन्न आपूर्तियों की मात्रा वास्तव में खगोलीय थी। इतनी सारी चीजों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक युद्ध गुणों की मात्रा बहुत बड़ी होगी। बिल्कुल, माया ने सिर हिलाया। लेकिन क्या बहन माया के पास इतने सारे युद्ध गुण हैं? अनन्या ने झिझकते हुए पूछा। हालांकि वह युद्ध गुणों के आंकड़ों की प्रभारी नहीं थी, लेकिन उसे मोटे तौर पर पता था कि तलवार संप्रदाय के इन महत्वपूर्ण लोगों के पास कितने युद्ध गुण हैं। आखिरकार तलवार संप्रदाय की युद्ध गुण रैंकिंग सूची थी। इस रैंकिंग सूची में युद्ध गुणों के मामले में तलवार संप्रदाय के शीर्ष 1000 लोगों को सूचीबद्ध किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी की जांच की जा सकती है उसकी याद के आधार पर। हालांकि माया के युद्ध गुण रैंकिंग सूची में उच्च थे, लेकिन इतने विशाल संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए वे पर्याप्त नहीं होने चाहिए। मैं इस बार इन संसाधनों के आदान प्रदान के लिए युद्ध गुणों का उपयोग नहीं कर रही हूं, मैं आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग कर रही हूं। माया ने एक स्थानिक अंगूठी निकालते हुए और अनन्या को सौंपते हुए कहा। प्रबंधक अनन्या, जरा देखिए, क्या इन आध्यात्मिक पत्थरों को इतने संसाधनों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है? वह इन संसाधनों के आदान प्रदान के लिए युद्ध गुणों को खर्च करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि तलवार संप्रदाय में युद्ध गुण न केवल धन का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा का भी। अगर उसने इन संसाधनों के आदान प्रदान के लिए बड़ी मात्रा में युद्ध गुण खर्च किए तो क्या युद्ध गुण रैंकिंग में उसका स्थान गिर नहीं जाएगा? वह ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने और नीलिमा ने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन अंततः वे क्या चाहती थीं? क्या यह युद्ध गुण रैंकिंग में उस मूर्ख बाघ को पछाड़ने के लिए नहीं था? लेकिन दुर्भाग्य से वह मूर्ख बाघ वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। उनके प्रयासों के बावजूद वे अभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रही थीं। उस मूर्ख बाघ ने हमेशा युद्ध गुण रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए रखा था।
बेशक शार्दुल का युद्ध गुण रैंकिंग सूची में लगातार पहले स्थान पर रहने का कारण यह नहीं है कि उसके युद्ध गुण वास्तव में तलवार संप्रदाय में हर किसी में सबसे अधिक हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि तलवार संप्रदाय के कई सदस्यों ने स्वेच्छा से रैंकिंग सूची में भाग न लेने का विकल्प चुना है। उदाहरण के लिए गुरु कावेरी, जुबैदा, शालिनी, यामिनी, निहारिका और शुभांगी सहित अन्य लोगों ने स्वेच्छा से रैंकिंग सूची में भाग न लेने का विकल्प चुना है। आखिरकार उनकी युद्ध उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं। अगर उन्हें युद्ध उपलब्धि रैंकिंग में शामिल किया जाता तो यह दूसरों के आत्मविश्वास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता। गुरु कावेरी, जुबैदा, शालिनी, यामिनी, निहारिका, शुभांगी और अन्य लोग भले ही उन्होंने सीधे तौर पर अग्रिम मोर्चे की लड़ाइयों में भाग नहीं लिया, लेकिन तलवार संप्रदाय में उनका योगदान अद्वितीय था। यहां तक कि सबसे शानदार योद्धा शार्दुल भी युद्ध उपलब्धियों के मामले में उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए जुबैदा, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी, लेकिन उसने अपने द्वारा शोध की गई विभिन्न गोलियों के माध्यम से तलवार संप्रदाय के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। समग्र युद्ध उपलब्धियों के संदर्भ में शार्दुल उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। एक और उदाहरण शालिनी का है, जिसने तलवार संप्रदाय की सभी रसद और आपूर्तियों की देखरेख की। उसका योगदान शार्दुल से कम नहीं था और शायद उससे भी अधिक था। शालिनी के अथक प्रयासों के बिना पूरे तलवार संप्रदाय की रसद व्यवस्था अराजकता में गिर सकती थी। यहां तक कि दैनिक संसाधनों की आपूर्ति और वितरण भी सुचारू नहीं होता तो तलवार संप्रदाय के तेज विकास की बात ही छोड़ दें। इसलिए अगर हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी सबसे बड़ी युद्ध उपलब्धियां हैं, तो वे लोग होने चाहिए जिन्होंने स्वेच्छा से युद्ध उपलब्धि रैंकिंग में भाग नहीं लिया। बेशक जिन लोगों ने रैंकिंग में भाग नहीं लिया, उन सभी के पास शार्दुल की तुलना में अधिक युद्ध उपलब्धियां नहीं थीं। उदाहरण के लिए उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन और एल्डर रणविजय आदि ने भी रैंकिंग में भाग नहीं लिया। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी उपलब्धियां शार्दुल को पछाड़ देंगी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि उनकी कुछ उपलब्धियां हिमशिखा जैसी युवा पीढ़ियों से भी कम थीं। रैंकिंग में भाग लेना केवल शर्मनाक होगा। यह जानते हुए कि यह शर्मनाक होगा, वे ऐसा क्यों करेंगे? हालांकि दांव संघ के युवा योद्धा जैसे हिमशिखा, वैदेही और दामिनी रैंकिंग के बारे में बहुत उत्साहित थे। वे हर समय समय पर रैंकिंग की जांच करते रहते थे। हिमशिखा विशेष रूप से एक दिन शार्दुल को कुचलने की आकांक्षा रखती थी, ताकत और उपलब्धियों दोनों में उसे पूरी तरह से पछाड़ने के लिए। विराट की अजेय शक्ति और मार्शल आर्ट प्रतिभा को देखने के बाद से हिमशिखा ने अनिवार्य रूप से उसे पछाड़ने की उम्मीद छोड़ दी थी। विराट एक दैत्य था, इंसान भी नहीं। ऐसे अजीब व्यक्ति से खुद की तुलना करने का कोई रास्ता ही नहीं था। हालांकि जबकि शार्दुल की युद्ध शक्ति और मार्शल आर्ट प्रतिभा आश्चर्यजनक थी, यह एक अप्राप्य लक्ष्य नहीं था। हिमशिखा का मानना था कि जब तक वह पर्याप्त मेहनत करेगी, वह एक दिन शार्दुल को पछाड़ सकती है। अनन्या ने माया द्वारा दी गई स्थानिक अंगूठी ली और कुछ संदेह के साथ अपनी दिव्य चेतना से उसकी जांच की। क्या माया के पास वास्तव में इतने सारे संसाधनों के विनिमय के लिए इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर थे? हालांकि जब अनन्या की दिव्य चेतना ने उसमें प्रवेश किया और उसने जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की भारी संख्या देखी, तो वह इतनी हैरान हुई कि वह लगभग फिर से उछल पड़ी। बहन माया, आपको आपको इतने सारे जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कहां से मिले? अनन्या ने बार बार हाँफते हुए अपनी हैरानी को बमुश्किल दबाते हुए माया से पूछा। इसकी चिंता प्रबंधक अनन्या को करने की जरूरत नहीं है। प्रबंधक अनन्या को बस मुझे यह बताना है कि क्या इन आध्यात्मिक पत्थरों को उस सूची की वस्तुओं के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है जो मैंने अभी आपको दी है? माया ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन माया, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मैं इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। मैं जाकर मुख्य प्रबंधक को स्थिति की रिपोर्ट करूंगी। अंततः यह तय करना मुख्य प्रबंधक पर निर्भर है। अनन्या ने कहा। ठीक है, तो प्रबंधक अनन्या जाकर रिपोर्ट करें। माया ने सिर हिलाकर कहा। वह जानती थी कि खजाना विभाग से इस खरीद का पैमाना काफी बड़ा था और यह सामान्य था कि अनन्या इसका निर्णय नहीं ले सकती थी। अनन्या जल्दबाजी में चली गई और कुछ देर बाद वह शालिनी के साथ वापस आई। बहन माया, क्या आप वाकई इन चीजों का आदान प्रदान करना चाहती हैं? शालिनी ने माया की ओर देखते हुए पूछा। माया इस बार जिन चीजों का आदान प्रदान कर रही थी, वे सभी जन्मजात स्तर के संसाधन थे। चाहे वह गोलियां हों, ताबीज हों या जादुई हथियार, वे सभी जन्मजात स्तर के थे। माया जैसी ताकतवर योद्धा के लिए इस प्रकार के संसाधन व्यावहारिक रूप से बेकार थे। केवल महाविपत्ति लोक के स्तर के संसाधन ही माया जैसे विशेषज्ञ के लिए उपयोगी होंगे। वह इतनी बड़ी मात्रा में जन्मजात स्तर के संसाधनों का क्या करने जा रही थी? मुझे यकीन है, माया ने सिर हिलाकर कहा। बहन माया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको ये चीजें किस लिए चाहिए? शालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुख्य प्रबंधक, मैं आपको ऐसी चीजें बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। माया ने उसकी ओर देखा और कहा। श्वेत हिम महाद्वीप एक ऐसा बाजार था जिसे उसने और नीलिमा ने बड़ी मेहनत से विकसित किया था। वह इस महिला को कैसे बता सकती थी? इतने लंबे समय तक तलवार संप्रदाय में रहने के बाद वह शालिनी की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक बार जब शालिनी को इस बाजार के बारे में पता चल गया, तो वह निश्चित रूप से श्वेत हिम महाद्वीप पर आक्रमण करने के लिए खजाना विभाग के तहत शालिनी मंडप को भेजेगी। अपनी और नीलिमा की संयुक्त शक्ति के साथ वे भला उसके अधीन पूरे शालिनी मंडप की प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे कर सकती थी? हालांकि माया को खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह व्यापार में शालिनी को पछाड़ सकती है। यह महिला तो जैसे व्यापार करने के लिए ही पैदा हुई थी। यहां तक कि वह चालाक विराट भी इस क्षेत्र में खुद को उससे कमतर मानता था, तो उसकी तो बात ही क्या थी। मैं तो बस यह जानने के लिए उत्सुक थी कि बहन माया को इतने सारे जन्मजात स्तर के संसाधन कैसे मिले। मेरा कोई और इरादा नहीं है, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर बहन माया कोई व्यापार करना चाहती है तो शायद हम सहयोग कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, माया ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। आपको बस मेरे साथ सामान का विनिमय करना है। वह इस महिला की चालों में नहीं फंसने वाली थी। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि इतनी चालाक महिला के साथ सहयोग करे। जब वह श्वेत हिम महाद्वीप के बाजार पर एकाधिकार कर सकती थी, तो वह शालिनी के साथ उसका हिस्सा क्यों बांटे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह और नन्ही चिड़िया जिस मार्ग को नियंत्रित कर रही थी, वह कुछ संदेहास्पद था। अगर विराट को पता चला कि वह और नन्ही चिड़िया गुप्त रूप से श्वेत हिम महाद्वीप गए हैं, तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अंत में उन्हें शायद कुछ हासिल भी न हो और श्वेत हिम महाद्वीप का बाजार भी शालिनी मंडप द्वारा छीन लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहन माया इस बारे में बात नहीं करना चाहती है, तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगी, शालिनी ने कुछ अफसोस के साथ कहा। अनन्या, बहन माया को जो चाहिए वो तैयार करो, शालिनी ने अपने बगल में खड़ी अनन्या की ओर मुड़कर कहा। माया ने बात करने से मना कर दिया था और शालिनी उसे मजबूर नहीं कर सकती थी। भले ही वह तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग की मुख्य प्रबंधक थी, जो एक उच्च पद और महान शक्ति रखती थी, फिर भी उसे तलवार संप्रदाय के नियमों का पालन करना था। जब तक यह तलवार संप्रदाय के नियमों के भीतर था, माया तो क्या, तलवार संप्रदाय का सबसे साधारण योद्धा भी उसके अनुरोध को ठुकरा सकता था। जी मुख्य प्रबंधक, अनन्या ने तुरंत सहमति व्यक्त की। उसके बाद उसने व्यक्तिगत रूप से खजाना विभाग के एक दर्जन से अधिक अधिकारियों का नेतृत्व करते हुए माया के लिए संसाधन तैयार किए। जब अनन्या माया के लिए चीजें तैयार कर रही थी, तो शालिनी ने लापरवाही से उसके साथ बातचीत की, कुछ उपयोगी जानकारी निकालने की कोशिश की। इस बार माया ने जितने आध्यात्मिक पत्थर निकाले थे, उनकी भारी मात्रा देखकर शालिनी पूरी तरह से सन्न रह गई। 7 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, यह मात्रा विराट द्वारा पिछली बार दी गई मात्रा से कहीं अधिक थी।
माया को इतने सारे जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कहां से मिले? इस बात ने शालिनी को हैरान और परेशान दोनों कर दिया। यहां तक कि अगर पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप को भी अच्छी तरह से खोज लिया जाए तो इतने सारे जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर मिलना असंभव होगा। फिर भी माया एक ही बार में इतनी बड़ी रकम निकाल सकती थी। यह वास्तव में आश्चर्यजनक था। शालिनी को यकीन था कि माया ने जो इतने सारे जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हासिल किए हैं वे शक्ति सिंधु महाद्वीप या शून्य समाधि महाद्वीप से नहीं आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि माया फिर से गुप्त रूप से सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश कर गई हो? हालांकि क्या विराट ने अस्थायी रूप से तलवार संप्रदाय को सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने से नहीं रोका था? क्योंकि सप्त खड्ग अमर भवन बहुत खतरनाक था, विराट ने कुछ समय के लिए इसका और पता लगाने की योजना नहीं बनाई थी। वह एक नजर डालने के लिए अंदर जाने से पहले अपनी ताकत बढ़ने का इंतजार करना चाहता था। अगर माया ने सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश किया होता तो निश्चित रूप से विराट को इसकी भनक लग जाती। यह पूरी तरह से शांत नहीं रहता। इसलिए माया के जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर संभवतः सप्त खड्ग अमर भवन से नहीं आए थे। तो माया को यह जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कहां से मिले? शालिनी हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। माया द्वारा लाए गए जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों ने खजाना विभाग की परेशानी को काफी कम कर दिया। इन जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के साथ उनका खजाना विभाग कई और वर्षों तक खुद को बनाए रख सकता था। हालांकि आध्यात्मिक पत्थरों से आय के स्रोत के बिना ये आध्यात्मिक पत्थर अंततः खत्म हो जाएंगे। अगर उन्हें एक स्थिर बाजार स्रोत मिल सके तो खजाना विभाग को फिर कभी आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए शालिनी माया से यह पूछना चाहती थी कि उसने जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की इतनी बड़ी राशि कैसे प्राप्त की। माया ने जन्मजात स्तर के जितने संसाधनों का आदान प्रदान किया था उसे देखकर साफ था कि वह इन संसाधनों का व्यापार कर रही थी, उन्हें बेच रही थी। अन्यथा माया जैसा रूपांतरण लोक का विशेषज्ञ इतने सारे जन्मजात स्तर के संसाधनों का क्या करेगा? दुर्भाग्य से माया ने अपना मुंह कसकर बंद रखा था और उसने चाहे कितनी भी कोशिश की वह एक भी उपयोगी सुराग नहीं निकाल पाई। अंततः जब अनन्या माया द्वारा विनिमय में मांगी गई चीजें लेकर बाहर आई तब भी शालिनी को वह जानकारी नहीं मिली जो वह चाहती थी। इस बिंदु पर शालिनी के पास लाचारी में हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रबंधक महोदया, प्रबंधक अनन्या, अब मैं चलती हूँ। माया विभिन्न संसाधनों से भरी स्थानिक अंगूठी पकड़े हुए खुशी से चली गई। कैसा रहा प्रबंधक महोदया? क्या आपको कुछ पता चला? माया के जाने के बाद अनन्या ने शालिनी की ओर मुड़कर पूछा। शालिनी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि शालिनी ने अभी क्या किया था। नहीं, उस औरत का मुंह बहुत बंद है, शालिनी ने सिर हिलाते हुए अफसोस के साथ कहा। तो हम युवा मास्टर से क्यों नहीं कहते कि वे उससे पूछें? बहन माया के स्वभाव को देखते हुए वह युवा मास्टर का मान जरूर रखेगी, अनन्या ने झिझकते हुए कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, यह हमारे खजाना विभाग का मामला है, इसमें विराट को शामिल करना सीधा सीधा धौंस जमाना होगा, शालिनी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हमारा खजाना विभाग कभी कभी थोड़ी चालाकी का इस्तेमाल करता है, लेकिन हर काम खुले और ईमानदारी से किया जाना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो चुगली करने जैसा लगे। हालांकि वह वास्तव में माया से यह जानना चाहती थी कि उसने इतने सारे जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कैसे प्राप्त किए, लेकिन जब माया ने कुछ नहीं बताया तो उसे उसके फैसले का सम्मान करना ही पड़ा। अगर वह अपनी क्षमताओं से माया से कुछ जानकारी निकाल पाती तो यह उसकी अपनी उपलब्धि होती और माया के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वह विराट से माया को अपना रहस्य बताने के लिए मजबूर करवाकर उसे डराती धमकाती तो यह बहुत ही नीच हरकत होती। वह शालिनी ऐसा काम नहीं कर सकती थी। इसके अलावा तलवार संप्रदाय का कार्य करने का तरीका खुलेपन और ईमानदारी पर जोर देता है। अगर उसके इस काम के बारे में किसी को पता चल जाता तो उसे आलोचना और तिरस्कार का सामना करना पड़ता। शालिनी भला इतनी बुनियादी गलती कैसे कर सकती थी? मुख्य प्रबंधक की सलाह सही है, अनन्या ने तुरंत कहा। माया, कैसा रहा? माया को वापस आते देख वानिया गठबंधन में नन्ही चिड़िया ने जल्दी से पूछा। इतना छोटा सा काम मेरे यानी माया के हाथों संभालना तो बच्चों का खेल है, माया ने हाथ हिलाते हुए बड़े गर्व से कहा। वह शालिनी, क्या उसे कुछ शक हुआ? नन्ही चिड़िया ने थोड़ी चिंता से पूछा। अगर उसे शक हो भी गया तो वह क्या कर सकती है? वह औरत मुझे हमारी बिक्री श्रृंखलाओं का खुलासा करने के लिए फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि उसे अपने रहस्य बता दूं, माया ने आत्मसंतुष्टि के साथ कहा। यह अच्छा है, यह बहुत अच्छा है, नन्ही चिड़िया ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बस यह नहीं पता कि वह औरत विराट को खबर करेगी या नहीं। अगर उसने विराट से मेरी पूछताछ करवा दी तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। माया ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली और कुछ चिंता के साथ कहा। अरे चिंता मत करो माया, नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। हालांकि शालिनी बहुत चालाक है लेकिन वह काफी ईमानदार भी है। वह चुगली करने के स्तर तक नहीं गिरेगी। जब तक उसे यह नहीं पता कि छोटी वानिया हमारे काम में शामिल है तब तक इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह माया की तुलना में बहुत लंबे समय से विराट के साथ थी और शालिनी के चरित्र के बारे में उसकी समझ कहीं अधिक गहरी थी। हालांकि शालिनी के साथ उसका रिश्ता बहुत करीब का नहीं था, फिर भी वह उसके चरित्र का सम्मान करती थी। सख्ती से कहें तो जो कोई भी विराट के नक्शे दम पर चल सकता था और उसका विश्वास हासिल कर सकता था वह बेदाग चरित्र का व्यक्ति था। हालांकि हर किसी में अपनी खामियां होती हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांतों के मामलों में अपराध नहीं करेगा। अगर शालिनी को पता होता कि छोटी वानिया भी उनके मामलों में शामिल थी तो वानिया के लिए शालिनी के स्नेह और उसकी सुरक्षा के प्रति उसकी चिंता को देखते हुए वह विराट को इसके बारे में अच्छी तरह से बता सकती थी। हालांकि तलवार संप्रदाय की एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में माया अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और शालिनी स्वाभाविक रूप से अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह अच्छा है, यह अच्छा है। यह सुनकर माया राहत की मुस्कान के साथ मुस्कुराई। चलो चलते हैं, श्वेत हिम महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं और अपनी व्यापार की महान योजना को अंजाम देते हैं। नन्ही चिड़िया ने महत्वाकांक्षा के साथ अपने पंख फड़फड़ाए। उसने ताकत में शार्दुल को पछाड़ने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। आखिरकार 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करना बहुत ही कठिन काम है, इसलिए वह अब एक और माध्यम से शार्दुल को हराना चाहती है। युद्ध गुणों में उसे पछाड़कर शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, विराट का निवास, अनंत परम मीनार के दूसरे तल के अंदर विराट 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर निकला। वह ठंडे पसीने से भीग चुका था और लगभग पस्त हो गया था। उसके मजबूत शरीर और अटल इच्छा शक्ति के बावजूद 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की भयानक तलवार की मंशा ने उसे असीम पीड़ा दी थी। अनंत परम मीनार के दूसरे तल में कई वर्षों तक साधना करने के बाद उसे लगा कि वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। विराट जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और ठीक होने से पहले कुछ देर तक आराम किया। विराट ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन किया। 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में कई वर्षों तक लगातार साधना करने के बाद दिव्य विकास लोक में उसकी सफलता काफी हद तक पूरी हो चुकी थी। कुछ साल पहले की तुलना में उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। कई वर्षों की साधना के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ताकत भी बहुत बढ़ गई है, जो धीरे धीरे द्वितीय विपत्ति लोक के करीब पहुंच रही है। इस गति से स्वर्ण ड्रैगन अवतार जल्द ही द्वितीय विपत्ति लोक को पार करने के करीब होना चाहिए। शार्दुल, थोड़ा आराम कर लो, विराट ने 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में शार्दुल को आवाज लगाई।
जी मालिक। यह सुनकर शार्दुल जल्दी से व्यूह से बाहर भागा और विराट के पास आ गया। खुशामद भरे भाव से अपने प्यारे से सिर को उससे रगड़ने लगा। शार्दुल, तुमने पिछले कुछ सालों में कड़ी मेहनत की है। बाहर जाओ और थोड़ा आराम करो। साधना महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। विराट ने शार्दुल के सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, साधना के लिए 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करना किसी की इच्छा शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। जहां शारीरिक चोटें ठीक हो सकती हैं, वहीं मानसिक थकावट से उबरना इतना आसान नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर लगातार साधना करने के बाद यह निस्संदेह किसी की इच्छा शक्ति का एक जबरदस्त परीक्षण था। इस तरह से साधना जारी रखना, मानसिक विश्राम के बिना और हमेशा दिमाग को तनाव में रखना फायदेमंद होने से ज्यादा हानिकारक होने की संभावना थी। इसलिए इस क्षण विराट ने शार्दुल को बाहर जाकर थोड़ा आराम करने के लिए कहा। ठीक है मालिक, शार्दुल ने खुशी से कहा। ठीक है, जाओ। विराट ने शार्दुल के सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मालिक तो मैं चलता हूं। शार्दुल ने कहा। उसकी आकृति चमकी और वह अनंत परम मीनार के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत पहले से ही काफी भयानक थी, लेकिन मूल रूप से वह 5 या 6 साल के मानव बच्चे से बहुत अलग नहीं था। कुछ मायनों में वह वास्तव में नन्ही चिड़िया के समान ही था, अभी भी कुछ चंचल। अनंत परम मीनार के दूसरे तल के भीतर वर्षों की नीरस और उबाऊ साधना को सहने के बाद, विशेष रूप से 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की भयानक पीड़ा के तहत, यहां तक कि मोटी चमड़ी वाले और लचीले शार्दुल को भी यह कुछ हद तक असहनीय लगा। हालांकि विराट के आदेश के बिना उसने खुद को खेलने के लिए भागने से रोक लिया था। नन्ही चिड़िया के विपरीत, जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी, शार्दुल विराट के आदेशों का पूरी तरह से आज्ञाकारी था। चूंकि विराट ने उसे यहां साधना करने का निर्देश दिया था, वह उसकी अनुमति के बिना नहीं रुक सकता था। नन्ही चिड़िया के विपरीत, जो विराट की अनदेखी करते हुए जरा सी बात पर तुरंत भाग जाती थी, शार्दुल कहीं अधिक आज्ञाकारी था। अब विराट को उसे बाहर जाकर खेलने के लिए कहते सुनकर शार्दुल अब और विरोध नहीं कर सका और तुरंत बड़ी खुशी के साथ दौड़ पड़ा। यह देखकर विराट मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह लड़का कई मायनों में वान्या और नन्ही चिड़िया से बहुत अलग नहीं था। वे सभी खेलने के समान रूप से शौकीन थे। हालांकि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो शार्दुल अधिक आज्ञाकारी था और अधिक लगन से साधना करता था। विराट जमीन से उठा, उसकी आकृति चमकी और वह अनंत परम मीनार के दूसरे तल को छोड़कर बाहर चला गया। इतने लंबे समय तक एकांत में रहने के बाद उसे आराम की जरूरत थी, अन्यथा इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की पीड़ा को सहना जारी रखने से उसकी आत्मा के टूटने की संभावना थी। हालांकि विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे तल में कई वर्षों तक साधना की थी, लेकिन दूसरे तल के 10 गुना समय के तेज होने के कारण बाहरी दुनिया में वास्तव में कुछ ही महीने बीते थे। विराट सबसे पहले खजाना विभाग गया और शालिनी को ढूंढा। शालिनी, तलवार संप्रदाय के पास कितने आध्यात्मिक पत्थर बचे हैं? विराट ने शालिनी से पूछा। हालांकि विराट को तलवार संप्रदाय द्वारा हर दिन उपभोग किए जाने वाले संसाधनों की सटीक मात्रा नहीं पता थी, लेकिन उसे एक सामान्य अंदाजा था। उसने पिछली बार शालिनी को कई अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर दिए थे और समय को देखते हुए वे शायद लगभग खत्म हो गए होंगे। अगर खजाना विभाग के आध्यात्मिक पत्थर के भंडार समाप्त हो गए तो उसे बाहर से एक और जत्था प्राप्त करने का कोई तरीका खोजना होगा। वर्तमान भंडार काफी पर्याप्त है, इसलिए आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, शालिनी ने कहा। क्या काफी पर्याप्त? विराट हैरान रह गया। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें एक साथ इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर कहां से मिले? तलवार संप्रदाय के आध्यात्मिक पत्थर की खपत दर को देखते हुए मैंने पिछली बार तुम्हें जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का जत्था दिया था, वह अब तक लगभग उपयोग हो जाना चाहिए था। आपने पिछली बार मुझे जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का जत्था दिया था, वह वास्तव में लगभग उपयोग हो चुका है, लेकिन हाल ही में खजाना विभाग को जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की एक बड़ी खेप मिली है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें ये जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कहां से मिले? विराट ने काफी हैरान होते हुए पूछा। इतने वर्षों की खपत के बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप के आध्यात्मिक पत्थर लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप अभी भी लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र कर रहा है और उसके द्वारा स्थापित महा आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह के तहत नई आध्यात्मिक पत्थर की शिलाएं बना रहा है। इन आध्यात्मिक पत्थर की शिलाओं के बनने की दर उस दर से बहुत कम है जिस पर तलवार संप्रदाय उनका उपभोग करता है। यह इसलिए है क्योंकि तलवार संप्रदाय के विकास की गति बहुत तेज है। आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, महीने में ही बिक गई थी। अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी वापस चलें और फिर से सामान लाएं, नीलिमा ने अपना हाथ हिलाते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा। इसके बाद वे तीनों नीलिमाया मंडप से निकलकर धन तो वापस कमाया जा सकता है और अधिक शक्ति के साथ कमाई करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इन्हीं योद्धाओं के भारी समर्थन के कारण उनके द्वारा तैयार की गई दिव्य विकास गोलियां केवल 1 महीने में ही बिक गई थीं। अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी वापस चलें और फिर से सामान लाएं, नीलिमा ने अपना हाथ हिलाते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा। इसके बाद वे तीनों नीलिमाया मंडप से निकलकर सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के दक्षिण की ओर उड़ चलीं। हालांकि लगभग 1 घंटे तक उड़ने के बाद नीलिमा अचानक रुक गई। उसकी नजरें आगे आसमान में एक घने काले बादल पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। माया ने नीलिमा की हरकतों पर ध्यान दिया और उस काले बादल की ओर देखा। जब उसे एहसास हुआ कि उस बादल के पीछे क्या है तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उनके रुकते ही उस बादल के पीछे से 200 से अधिक आकृतियां तेजी से बाहर निकली। ये आकृतियां हर दिशा से दौड़ीं और अंततः नीलिमा, माया और वान्या को घेरते हुए एक चक्रव्यूह बना लिया। इन आकृतियों का नेतृत्व अग्नि जैसे लाल वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी कर रहा था। उसकी आभा से साफ पता चल रहा था कि वह चतुर्थ विपत्ति लोक का एक विशेषज्ञ है। बाकी बची 200 आकृतियां सभी महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। उनमें से 6 तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे, 30 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे और शेष 100 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। ज्वालाघाटी प्रमुख, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो? नीलिमा ने लाल वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा और शांति से पूछा। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में इतना समय बिताने के बाद नीलिमा अब वह अनजान बच्ची नहीं रह गई थी जो पहली बार श्वेत हिम महाद्वीप पर आई थी। उसने कुलदीप से जान लिया था कि श्वेत हिम महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली ताकत श्वेत हिम संप्रदाय है और उसके अलावा 7 अन्य अपेक्षाकृत शक्तिशाली ताकतें हैं जिन्हें सप्त महान संप्रदाय के रूप में जाना जाता है और यह ज्वालाघाटी उन्हीं सप्त महान संप्रदायों में से एक थी और इसके अलावा यह उन 7 में सबसे कमजोर थी। उस बूढ़े आदमी की पोशाक और रूप रंग देखकर नीलिमा ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया था कि वह सप्त महान संप्रदायों में से एक ज्वालाघाटी का प्रमुख है। छोटी बच्ची, तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं, तुमने मुझे एक ही बार में पहचान लिया। यह सुनकर ज्वालाघाटी प्रमुख हल्का सा मुस्कुराया। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी नीलिमाया मंडप ने सच में श्वेत हिम महाद्वीप पर अपना नाम बना लिया है। अब सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में मुझे लगता है कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को छोड़कर व्यापार के मामले में कोई भी अन्य व्यापारी गिल्ड तुम्हारे नीलिमाया मंडप का मुकाबला नहीं कर सकता है ना? तो फिर? नीलिमा ने उसकी ओर देखा और शांति से पूछा। मेरा कोई और इरादा नहीं है, बस हमारी ज्वालाघाटी में हाल ही में पैसों की थोड़ी कमी चल रही है और हम आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहेंगे। छोटी बच्ची, ज्वालाघाटी प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा।
तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नीलिमा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। 200 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। ज्वाला घाटी प्रमुख ने अपनी उंगलियां उठाते हुए मुस्कुराकर कहा। जब तक तुम हमें 200 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर उधार देने को तैयार हो, हम तुरंत चले जाएंगे। तुम्हारी ज्वाला घाटी श्वेत हिम महाद्वीप के सप्त महान संप्रदायों में से एक होकर असल में इस तरह की डकैती और लूटपाट पर उतर आई है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नीलिमा ने ज्वाला घाटी प्रमुख की ओर देखा और ताना मारा। हे, जब इतना बड़ा अवसर हमारी आंखों के सामने हो तो हम अपना सम्मान खोने की परवाह क्यों करेंगे? ज्वाला घाटी प्रमुख हंसा। क्या हो अगर मैं तुम्हें न दूं? नीलिमा ने ठंडे स्वर में कहा। इस बूढ़े कुत्ते की भूख बहुत बड़ी है, सीधे 200 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर मांग रहा है। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में काम करते हुए पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कुल मिलाकर 200 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर भी नहीं कमाए हैं। इसके अलावा इतना पैसा न दे पाने की बात तो छोड़ ही दो, भले ही वह दे सकती, फिर भी वह उसे नहीं देती। उन्होंने जो पैसा इतनी मेहनत से कमाया है उसे वे क्यों सौंप दें? अगर तुम इतनी नासमझ हो तो मुझे खुद आकर इसे वसूलना होगा, और एक बार जब मैं हमला करूंगा तो यह सिर्फ पैसे मांगने जितना आसान नहीं होगा। ज्वाला घाटी प्रमुख ने कहा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ओह, सिर्फ पैसे नहीं, तुम्हें और क्या चाहिए? नीलिमा ने दिलचस्पी के साथ पूछा। तो स्वाभाविक रूप से हमें तुम्हारी जान चाहिए, ज्वाला घाटी प्रमुख ने ठंडे स्वर में कहा। एक बार जब वह आज हमला कर देगा तो उसका नीलिमा, माया और वान्या को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इन तीनों की पृष्ठभूमि अज्ञात थी और ज्वाला घाटी ने यह कदम उठाकर पहले ही बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया था। अगर उन्हें जिंदा जाने दिया गया और यह खबर लीक हो गई तो ज्वाला घाटी को भविष्य में बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। हे, कितनी बड़ी बड़ी बातें, देखते हैं कि तुम्हें कितनी क्षमता है। नीलिमा ने ताना मारा। फिर नीलिमा ने अपने विचार वान्या तक पहुंचाए और कहा, छोटी वान्या, तुम पहले पीछे हटो, मैं और माया उन्हें रोकेंगे। नीलिमा जानती थी कि स्थिति बहुत खतरनाक है। अगर वान्या वहां रुकी तो वह और माया उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगी, इसलिए वान्या को पहले जाने देकर ही वह और माया बिना किसी चिंता के लड़ सकती थीं। तो फिर दीदी, नीलिमा और दीदी, माया, कृपया सावधान रहना। नीलिमा की बातें सुनकर वान्या ने भी नीलिमा और माया को अपने विचार भेजे। वह नीलिमा और माया के साथ रुककर लड़ने के लिए नहीं झिझकी। वान्या को स्थिति अच्छी तरह समझ आ रही थी। अगर वह रुकती तो वह केवल नीलिमा और माया के रास्ते की रुकावट बनती। इसलिए सबसे अच्छा कदम यह था कि वह तुरंत भाग जाए और मदद के लिए तलवार संप्रदाय के पास वापस लौट जाए। वर्तमान स्थिति से निपटने का यह सबसे अच्छा तरीका था। इतना कहकर वान्या ने एक स्थान परिवर्तन ताबीज को सक्रिय कर दिया। एक स्थानिक तरंग के साथ वान्या की आकृति अपनी जगह से गायब हो गई और दक्षिण की ओर कुछ दूरी पर फिर से प्रकट हुई। यह देखकर ज्वाला घाटी प्रमुख के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत आदेश दिया, पीछा करो, बूढ़े कुत्ते, तुम्हारा विरोधी मैं हूं। जैसे ही वान्या भागने के लिए ताबीज सक्रिय कर रही थी, नीलिमा पलक झपकते ही आगे बढ़ी। वह ज्वाला घाटी प्रमुख की ओर झपटी और अपनी लंबी तलवार से उस पर वार किया। उसी समय माया भी कई तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की ओर दौड़ पड़ी। ज्वाला घाटी प्रमुख वान्या का पीछा करने ही वाला था, लेकिन नीलिमा को अपनी ओर आते देख और उसकी तलवार की भयानक शक्ति को भांपकर वह चौंक गया और तुरंत पीछा करना छोड़कर युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने लगा। ज्वाला घाटी के कई तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी माया के हमलों में उलझ गए और वान्या का पीछा करने में असमर्थ रहे। केवल 1 दर्जन के करीब द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा वान्या का पीछा करने में सफल रहे। दोनों पक्षों के बीच जल्द ही एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुछ ही पलों में नीलिमा और ज्वाला घाटी प्रमुख के बीच दर्जनों वार हुए। नीलिमा की जबरदस्त शक्ति को महसूस करके ज्वाला घाटी प्रमुख भयभीत हो गया। सामने वाली लड़की केवल एक प्रथम विपत्ति लोक की योद्धा थी, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति लगभग उसके बराबर थी, जो कि एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। इतनी भयानक युद्ध क्षमता बस अविश्वसनीय थी। श्वेत हिम महाद्वीप पर पहले कभी ऐसा राक्षसी प्रतिभा वाला योद्धा पैदा नहीं हुआ था। यहां तक कि श्वेत हिम संप्रदाय के 5 सबसे प्रसिद्ध शिष्यों को भी इस स्तर तक पहुंचना मुश्किल लगेगा। ज्वाला घाटी प्रमुख के साथ कुछ देर लड़ने के बाद नीलिमा को भी महसूस हुआ कि वह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है। यद्यपि ज्वाला घाटी प्रमुख को एक निम्न स्तरीय चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ माना जाता था, फिर भी वह चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को हराना स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल था। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद नीलिमा जल्द ही खुद को कमजोर स्थिति में पाने लगी। दूसरी ओर माया ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने भाले को जबरदस्त ताकत के साथ घुमाते हुए तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। एक तृतीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ जो बिना किसी तैयारी के था, माया के भाले के एक ही वार से मारा गया। माया की दुर्जेय शक्ति को देखकर ज्वाला घाटी के विशेषज्ञ हैरान रह गए। वे अपने सामने मौजूद काले वस्त्र वाली इस महिला को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सके और बेहद सतर्क हो गए। अन्य द्वितीय विपत्ति लोक और प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं ने भी जल्दी से माया को घेर लिया और मिलकर उसका सामना करने लगे। यह देखकर माया नीलिमा के पास गई और बोली, नीलिमा, हम अपनी जगह बदलते हैं। मैं इस बूढ़े कुत्ते से निपटूंगी और तुम बाकी लोगों से निपटो। उन दोनों की अपनी अपनी ताकत थी। माया सीधे और आमने सामने की लड़ाई के लिए अधिक उपयुक्त थी, जो उसे ज्वाला घाटी प्रमुख जैसे शक्तिशाली दुश्मन से निपटने के लिए एकदम सही बनाती थी। दूसरी ओर नीलिमा बहुत तेज और फुर्तीली थी, जो उसे समूह की लड़ाइयों में फायदा देती थी। ठीक है, नीलिमा ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। फिर उन दोनों ने जल्दी से अपने प्रतिद्वंद्वी बदल लिए और अब माया का सामना ज्वाला घाटी प्रमुख से था, जबकि नीलिमा बाकी लोगों से निपट रही थी। हम, छोटी कुतिया, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है? अपने सामने दोनों को इस तरह खुलेआम प्रतिद्वंद्वी बदलते देख ज्वाला घाटी प्रमुख का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। बूढ़े कुत्ते, अगर तेरा वजूद नहीं है तो क्या? माया ने ताना मारा। इतना कहकर उसने अपना भाला घुमाया और ज्वाला घाटी प्रमुख की ओर वार कर दिया। दोनों पक्ष तुरंत एक दूसरे से भिड़ गए और जल्द ही एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद ही ज्वाला घाटी प्रमुख को एहसास हो गया कि माया कितनी भयंकर योद्धा थी। उसने पाया कि माया की लड़ने की शैली नीलिमा से बिल्कुल अलग थी। नीलिमा अपने दुश्मन के चारों ओर पैंतरेबाजी करने के लिए अपनी अविश्वसनीय गति पर निर्भर थी और शायद ही कभी आमने सामने की लड़ाई लड़ती थी। लेकिन माया अलग थी। उसने किसी भी हमले को चकमा नहीं दिया, बल्कि सीधे उनका डटकर सामना किया। इसके अलावा यह महिला अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, यहां तक कि उसके पूरी ताकत से किए गए हमले भी उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। माया के इस अजेय बचाव को देखकर ज्वाला घाटी प्रमुख आश्चर्य और संदेह से भर गया। हालांकि उसे जल्द ही माया की मजबूत रक्षा का कारण समझ में आ गया। उसने चतुर्थ विपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र से बना एक रक्षात्मक वस्त्र पहन रखा था। इस रहस्य का पता चलने पर ज्वाला घाटी प्रमुख खुशी से झूम उठा। वह लंबे समय से चतुर्थ विपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र से बने एक रक्षात्मक वस्त्र की लालसा कर रहा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत यूं चमक जाएगी। इस बार का उसका दांव सच में सफल हो गया था। अगर यह योजना सफल हो जाती है तो उसे न केवल इन तीनों महिलाओं की अपार संपत्ति मिलेगी, बल्कि चतुर्थ विपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र से बना एक रक्षात्मक कवच भी मिलेगा। अगर उसे तुरंत श्वेत हिम महाद्वीप छोड़कर किसी अन्य महाद्वीप पर छिपना भी पड़ा तो भी यह पूरी तरह से सार्थक होगा। तुरंत ही ज्वाला घाटी प्रमुख ने कुछ योद्धाओं को, जो नीलिमा को घेर रहे थे, माया पर हमला करने के लिए अपने साथ बुला लिया।
चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का कवच पहने माया को अकेले मारना उसके लिए स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल था। एकमात्र तरीका यही था कि संख्या बल का फायदा उठाकर उसे थका दिया जाए। इस बीच नीलिमा ने 5 तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं, 1 दर्जन से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं और 100 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं के हमले का बड़ी आसानी से सामना किया। सीधे तौर पर टकराने के बजाय नीलिमा ने अपने चारों ओर पैंतरेबाजी करने के लिए अपनी अविश्वसनीय गति का इस्तेमाल किया। वह योद्धाओं के बीच से गुजरती रही और सबसे पहले उसने प्रथम विपत्ति लोक के कमजोर योद्धाओं को निशाना बनाया। उसकी हर एक छलांग के साथ प्रथम विपत्ति लोक के एक योद्धा का सिर जमीन पर गिर जाता था। केवल कुछ दर्जन सांसों के समय में 20 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा नीलिमा के हाथों मारे जा चुके थे। ज्वाला घाटी के जो योद्धा नीलिमा को घेर रहे थे वे उसकी गति का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि वे उसके कपड़ों के किनारे को भी नहीं छू पा रहे थे। माया और नीलिमा का अपने प्रतिद्वंद्वियों को बदलना निस्संदेह एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला था। अगर माया को इतने बड़े योद्धाओं के समूह से निपटना पड़ता तो उसकी गति नीलिमा से कहीं कम होती और वह इतनी आसानी से उनकी जान नहीं ले पाती। कुछ देर तक लड़ने के बाद ज्वाला घाटी के योद्धा नीलिमा के इस संहार से खौफजदा हो गए। व्यूह बनाओ, कोई भी बिखरेगा नहीं। प्रथम विपत्ति लोक के और अधिक योद्धाओं को नीलिमा के हाथों मरते देख ज्वाला घाटी के एल्डर ने घबराकर चिल्लाया, अगर नीलिमा इसी तरह उन्हें मारती रही तो अपनी भारी संख्या के बावजूद वे उसके हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। ज्वाला घाटी के एल्डर के आदेश के तहत महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए। अब वे बिखरने और नीलिमा का पीछा करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि उनके एक साथ इकट्ठा होने के कारण वे अब नीलिमा के चारों ओर कोई घेराबंदी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार नीलिमा ने युद्ध के मैदान पर बढ़त हासिल कर ली। अपनी भयानक गति के साथ वह अपनी मर्जी से आ और जा सकती थी, जिससे वे पूरी तरह से असहाय हो गए थे। यह देखकर ज्वाला घाटी के योद्धाओं को अपनी बेबसी का एहसास हुआ। स्थिति उनके अनुमान से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ज्वाला घाटी की पूरी ताकत के साथ 3 महिलाओं का सामना करना, जिनका साधना स्तर अधिक से अधिक प्रथम विपत्ति लोक पर था, एक आसान काम होगा। लेकिन जब असली युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रतिद्वंद्वी कितने दुर्जय थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि रक्त भेड़िया गिरोह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अगर आज चीजें गलत हो गईं तो उनका भाग्य भी संभवतः उनसे बेहतर नहीं होगा। दूसरी ओर ज्वाला घाटी प्रमुख ने भी उनकी दुर्दशा को देखा और उसके चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। नीलिमा के खौफ के कारण योद्धा अपने बचाव में ही इतने व्यस्त थे कि वे माया पर हमला करने के लिए कुछ लोगों को उसके साथ भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चीजें इस मुकाम तक पहुंच गई थीं जो उसकी उम्मीदों से पूरी तरह परे था। अब वह केवल उन 1 दर्जन से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं पर अपनी उम्मीदें लगा सकता था जो वान्या का पीछा करने गए थे। लड़ाई शुरू होने से पहले ही नीलिमा और माया ने उस छोटी बच्ची को भाग जाने के लिए कहा था। स्पष्ट रूप से उन तीनों में से उस बच्ची की पहचान सबसे महत्वपूर्ण थी। बस उस छोटी बच्ची को पकड़ लें तो हमें इन दोनों औरतों के झुकने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर ज्वाला घाटी प्रमुख को कुछ तसल्ली हुई। उसने अब माया को हराने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि जानबूझकर देरी करने लगा, वान्या को पकड़ने के लिए गए उन द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं का इंतजार करते हुए। दुर्भाग्य से ज्वाला घाटी प्रमुख की योजना का विफल होना तय था। 1 दर्जन द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं ने वान्या का पीछा किया, लेकिन केवल एक धूप बत्ती जलने भर के समय के बाद वे उसका एक निशान भी नहीं देख पाए। अगर पीछा करने वाले तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा होते तो उनके पास उसे पकड़ने का बेहतर मौका होता। लेकिन द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं के उड़ने की गति उस गति से थोड़ी धीमी थी जिस पर वान्या अपने ताबीज का उपयोग करके भाग सकती थी। इसलिए योद्धा वान्या का पीछा करते करते और दूर होते गए, जब तक कि अंत में उन्हें उसकी परछाई तक दिखनी बंद नहीं हो गई। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पीछा करना जारी रखना चाहिए? वान्या की गायब होती आकृति को देखते हुए एक योद्धा ने झिझकते हुए पूछा। पीछा करो। प्रमुख योद्धा कुछ पल के लिए झिझका, फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे यह विश्वास नहीं होता कि उस छोटी लड़की के ताबीज कभी खत्म नहीं होंगे। हम उसे पकड़ ही लेंगे, आज नहीं तो कल, जब उसके सारे ताबीज खत्म हो जाएंगे। यह कहकर वह वान्या के भागने की दिशा में तेजी से उड़ चला। बाकी योद्धाओं ने भी उसका अनुसरण किया। शक्ति सिंधु महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप, एक व्यूह की चमक के साथ वान्या अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह से बाहर निकली। शक्ति सिंधु महाद्वीप में वापस आते ही वान्या ने पश्चिमी महाद्वीप के दानवनाशक नगर तक पहुंचने और शार्दूल को खोजने के लिए पास के एक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। बड़ी सफेद बिल्ली, किसी ने मुझे परेशान किया है, मुझे क्या करना चाहिए? वान्या ने शार्दूल से पूछा। क्या? किसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की, छोटी मालकिन? यह सुनते ही शार्दूल तुरंत उछल पड़ा और गुस्से में बोला, छोटी मालकिन, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। अपने बाघराज की छोटी मालकिन को परेशान करने की हिम्मत, यह सच में असहनीय था। हालांकि शार्दूल आमतौर पर वान्या से डरता था, वह वान्या के साथ ही बड़ा हुआ था और शार्दूल के दिल में विराट के बाद वान्या ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। वान्या को परेशान करना उसकी बाघ शक्ति को चुनौती देने से भी ज्यादा असहनीय था। ठीक है बड़ी सफेद बिल्ली, जल्दी मेरे साथ चलो, वान्या ने संतुष्टि के साथ कहा। फिर वान्या शार्दूल को उत्तरी महाद्वीप के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह तक ले गई। छोटी मालकिन, यहां अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह कब बन गया? अपने सामने अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह देखकर शार्दूल तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। विराट आमतौर पर दक्षिणी महाद्वीप के केंद्रीय स्थानांतरण व्यूह में अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह स्थापित करते थे, कहीं और नहीं। इसलिए उत्तरी महाद्वीप के इस सुदूर हिस्से में इस तरह के व्यूह के अचानक प्रकट होने से शार्दूल की जिज्ञासा जाग उठी। अरे बड़ी सफेद बिल्ली, इतने सवाल मत पूछो, बस मेरे पीछे पीछे आओ, वान्या ने अपना छोटा हाथ हिलाते हुए कहा। फिर वह जल्दी से अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह में भागी और व्यूह की एक चमक के साथ उसकी आकृति उसमें गायब हो गई। यह देखकर शार्दूल ने कोई देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उसका पीछा किया और वे श्वेत महाद्वीप पर पहुंच गए। पूरी तरह से अनजान परिवेश को देखकर शार्दूल और भी ज्यादा हैरान था। यह कौन सी जगह थी? वह पहले कभी यहां नहीं आया था। हालांकि इससे पहले कि वह अपने आसपास की ठीक से जांच कर पाता, वान्या ने अपने छोटे हाथ से उसका कान पकड़ लिया। वान्या उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गई और उत्तरी आसमान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, बड़ी सफेद बिल्ली, जल्दी उधर चलो। वान्या की बात सुनकर शार्दूल के पास अपने शरीर को चमकाने और तेजी से उत्तरी आसमान की ओर उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शार्दूल की गति आश्चर्यजनक थी। कुछ ही देर में उसने एक बहुत बड़ी दूरी तय कर ली थी। जल्द ही शार्दूल ने 1 दर्जन से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं को अपनी दिशा में उड़ते हुए देखा। देखो, वह छोटी लड़की प्रकट हो गई है, जल्दी उसे पकड़ो। वान्या को शार्दूल की पीठ पर सवार देखकर योद्धा बहुत खुश हुए। तुरंत ही इन योद्धाओं ने वान्या को घेर लिया। जहां तक उस शार्दूल की बात थी जिस पर वान्या सवार थी, उन्होंने स्वचालित रूप से उसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार इस समय शार्दूल जो आभा दिखा रहा था वह केवल दिव्य विकास लोक के चरम पर थी। उन्हें एक चींटी जैसी चीज को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं थी। कमीनो, मेरी छोटी मालकिन को परेशान करने की हिम्मत करते हो, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। यह दृश्य देखकर शार्दूल की आंखों में एक कातिलाना चमक दौड़ गई। अपने पंजे के एक वार से उसने अपनी ओर उड़ रहे 1 दर्जन से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं पर हमला कर दिया।
हवा में उड़ते हुए इन योद्धाओं ने अचानक एक विशाल पंजे को अपनी ओर आते देखा जिसमें भयानक शक्ति समाई हुई थी। इसे देखकर वे दहशत से भर गए। नहीं, उस पल वे हताशा में चीख पड़े। इस विशाल पंजे में समाई शक्ति बहुत ही भयानक थी। यहां तक कि अगर उनके ज्वाला घाटी प्रमुख खुद भी हमला करते तो भी वे इतनी भयानक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे। इतने खौफनाक हमले का सामना करते हुए उनमें विरोध करने की हिम्मत तक नहीं बची थी। वे बस उस विशाल पंजे को खुद से टकराते हुए असहाय होकर देख रहे थे। एक बहरा कर देने वाली दहाड़। शार्दुल के पंजे के नीचे 1 दर्जन से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा पल भर में धूल में मिल गए। छोटी मालकिन, मैंने आपका बदला ले लिया है। 1 दर्जन द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं को मारने के बाद शार्दुल ने खुशामद भरे लहजे में वान्या से कहा, बड़ी सफेद बिल्ली, वे हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है। असली दुश्मन अभी भी उत्तर में है। वान्या ने जल्दी से कहा, एक और भी अधिक शक्तिशाली दुश्मन? यह सुनकर शार्दुल हैरान रह गया। उसने उत्तर की ओर देखा और वास्तव में उसने पहले ही उत्तरी आसमान से आने वाले युद्ध के भयंकर झटकों को महसूस कर लिया था। युद्ध की तीव्रता को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल थे। छोटी मालकिन, वहां कौन लड़ रहा है? शार्दुल ने पूछा। ओह, जो भी हो, अभी इतने सवाल मत पूछो, बस वहां जाओ और उन नीच लोगों का सफाया कर दो। वान्या ने कुछ नाराजगी जताते हुए कहा। हाँ हाँ छोटी मालकिन, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। वान्या के कुछ नाखुश लहजे को सुनकर शार्दुल ने जल्दी से उत्तर दिया। तुरंत ही शार्दुल पूरी गति से उस जगह की ओर दौड़ पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि नीलिमा और माया एक चतुर्थ विपत्ति लोक के बूढ़े आदमी और महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों के एक समूह से लड़ रही थीं। युद्ध बहुत भयंकर तरीके से चल रहा था। हालांकि बूढ़े आदमी के पक्ष में संख्या अधिक थी, लेकिन उन्हें कोई खास बढ़त हासिल नहीं थी। हा, छोटी मूर्ख चिड़िया, आखिरकार तुम्हें मदद के लिए बाघराज से भीख मांगनी ही पड़ी। उस दृश्य को देखकर शार्दुल ने हमला करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। मूर्ख बाघ, मेरे रास्ते से हट जाओ और यहां मुसीबत खड़ी करना बंद करो। शार्दुल की बातें सुनकर नीलिमा आग बबूला हो गई। इस तरह की दयनीय स्थिति में इस मूर्ख बाघ द्वारा देखे जाने से नीलिमा बहुत नाखुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वान्या के भागने के बाद वह वास्तव में शार्दुल को साथ ले आएगी। वह आज ज्वाला घाटी प्रमुख से पिटने और भागने के लिए तैयार थी, लेकिन वह शार्दुल को अपनी इस दयनीय स्थिति को देखने नहीं देना चाहती थी। अन्यथा इस मूर्ख बाघ के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से भविष्य में इसका मजाक उड़ाएगा। ओह ओह ओह, छोटी मूर्ख चिड़िया, तुम अभी भी जिद्दी बनी हुई हो। बाघराज देखना चाहता है कि बाघराज की मदद के बिना तुम इन लोगों को कैसे हराती हो। शार्दुल ने ताना मारा। हम्फ, मूर्ख बाघ, जाओ कहीं और जाकर ठंडी हवा खाओ। जब तक तुम कोई मुसीबत खड़ी नहीं करते, मेरे पास इनसे निपटने के कई तरीके हैं। नीलिमा ने ताना मारा। तो बाघराज तमाशा देखेगा? शार्दुल ने गर्व से कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सिर पर एक थप्पड़ पड़ा। बड़ी सफेद बिल्ली, मैंने तुम्हें यहां मदद के लिए बुलाया है, तमाशा करने के लिए नहीं। वान्या ने शार्दुल के प्यारे से सिर पर लगातार कई थप्पड़ मारे और चिढ़ते हुए कहा। वान्या की बातें सुनकर पहले से घमंडी शार्दुल तुरंत सहम गया। छोटी मालकिन, मैंने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की। क्या आपने अभी मुझे नहीं सुना? उस मूर्ख छोटी चिड़िया ने मुझे मदद नहीं करने दी। शार्दुल ने जल्दी से सफाई दी। तो फिर अब तुम्हारा क्या सुझाव है? वान्या ने शिकायत की। छोटी मालकिन, चिंता मत करो, मेरे होते हुए ये कमीने बचकर नहीं जा पाएंगे। शार्दुल ने जल्दी से उसे आश्वासन दिया। अगर तुम मदद करने नहीं गए और दीदी नीलिमा और दीदी माया को चोट लग गई तो क्या होगा? वान्या ने कहा। छोटी मालकिन, उसकी चिंता मत करो। हालांकि वे कमजोर स्थिति में हैं, लेकिन उन कमीनों के लिए उन्हें हराना आसान नहीं होगा। इसके अलावा उनकी ताकत के साथ हालांकि वे जीत नहीं सकती, वे आसानी से अपनी रक्षा कर सकती हैं। शार्दुल ने जल्दी से कहा। तमाशा देखने का उसके पास जो समय था, उसका कारण यह था कि वह बता सकता था कि नीलिमा और माया जल्द ही हारने वाली नहीं थीं। इसके अलावा अगर वे हार भी गईं, तो वे आसानी से भाग सकती थीं। वह नीलिमा और माया के साथ कई सालों तक लड़ चुका था और वह उनकी लड़ने की शैलियों, कुल युद्ध क्षमता और उनके गुप्त हथियारों को अंदर बाहर जानता था। अन्यथा अगर नीलिमा और माया बहुत खतरनाक स्थिति में होती तो उसके पास व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने का समय नहीं होता। वे भले ही झगड़ें और लड़ें, लेकिन जो भी हो, वे सभी एक ही पक्ष में थे और वे अपने सामान्य झगड़ों के कारण एक दूसरे के जीवन और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आखिरकार उनके सामान्य झगड़े और बहस केवल अपना सम्मान बचाने के लिए थे, न कि जीवन मरण का कोई झगड़ा। शार्दुल की बातें सुनकर वान्या को अंततः राहत मिली और वह शांति से किनारे से युद्ध देखने लगी। शार्दुल और वान्या के आगमन ने ज्वाला घाटी प्रमुख के दिमाग को दौड़ने पर मजबूर कर दिया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह कम समय में माया को हरा नहीं पाएगा। इसके अलावा माया और नीलिमा की ताकत के साथ भले ही वह और ज्वाला घाटी के अन्य योद्धा उन्हें हरा दें, उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। विशेष रूप से नीलिमा की अतुलनीय गति, वह भी उसका पीछा नहीं कर सकता था। अगर वे भागना चाहते तो वह पूरी तरह से असहाय होता। इसलिए इस क्षण ज्वाला घाटी प्रमुख ने तुरंत वान्या पर अपनी नजरें टिका दी। अगर वह इस छोटी लड़की को पकड़ सकता तो वह इसका उपयोग नीलिमा और माया को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता था, जिससे वे झुकने के लिए मजबूर हो जाती। यह सोचकर ज्वाला घाटी प्रमुख ने माया को अपनी तलवार से दूर धकेल दिया और फिर पलक झपकते ही वह वान्या की ओर झपटा। यह देखकर माया अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। उसने ज्वाला घाटी प्रमुख के कार्यों को नहीं रोका, क्योंकि वह जानबूझकर अपनी मौत को बुलावा दे रहा था, तो वह उसे क्यों रोके? अगर उसने इस मूर्ख बाघ को उकसाया नहीं होता तो वह थोड़ी देर और जी सकता था, लेकिन अब अगर कोई मरना चाहता था तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। जब वान्या ने ज्वाला घाटी प्रमुख को अपनी ओर आते देखा तो उसने कोई हरकत नहीं की, बल्कि शांति से उसके कार्यों को देखती रही। हालांकि ज्वाला घाटी प्रमुख की नजर में वह स्तब्ध थी और प्रतिक्रिया देना भूल गई थी। यह देखकर ज्वाला घाटी प्रमुख गुप्त आनंद की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अभियान इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा। हालांकि जैसे ही उसका हाथ वान्या पर पड़ने वाला था, अचानक एक विशाल पंजे ने बाहर आकर बिजली की गति से उसे पकड़ लिया। बूढ़े कुत्ते, तुम मेरी छोटी मालकिन के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम सच में जिंदगी से ऊब चुके हो? शार्दुल ने ज्वाला घाटी प्रमुख को अपने पंजों में जकड़ लिया। बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए कर्कश आवाज में बोला। यह देखकर ज्वाला घाटी प्रमुख का दिल सदमे से भर गया और उसके चेहरे पर अत्यधिक भय दिखाई दिया। यह कैसे हो सकता है? यह मूर्ख बाघ इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शार्दुल द्वारा पकड़े जाने पर उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर लोहे के छल्लों से कसकर बंधा हुआ है और वह 1 इंच भी हिलने में असमर्थ है। भयभीत होकर ज्वाला घाटी प्रमुख हताशा से संघर्ष करने लगा। दुर्भाग्य से वह कितना भी संघर्ष करता, वह शार्दुल के पंजों से थोड़ा सा भी मुक्त नहीं हो सका। यद्यपि ज्वाला घाटी प्रमुख एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, जब उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तब उसने केवल 11 आसमानी बिजलियों पर ही विजय प्राप्त की थी। दूसरी ओर शार्दुल ने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 18 आसमानी बिजलियों पर विजय प्राप्त की थी। उसकी ताकत के साथ शार्दुल से तुलना करने की बात तो छोड़ ही दें, वह उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर दुष्यंत जैसे द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों से भी थोड़ा कमजोर था। शार्दुल के हमले के साथ उसके पास संघर्ष करने का कोई मौका कैसे हो सकता था? घाटी प्रमुख,
अन्य ज्वाला घाटी योद्धा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह हानि रहित दिखने वाला, यहां तक कि थोड़ा मंदबुद्धि बाघ भी इतना भयानक रूप से शक्तिशाली होगा। इसने एक ही झटके में उनके घाटी प्रमुख को पकड़ लिया था। शार्दुल द्वारा प्रदर्शित इस भयानक ताकत ने ज्वाला घाटी के योद्धाओं को भयभीत कर दिया। इस क्षण उन्होंने लड़ने की अपनी इच्छा पूरी तरह खो दी थी और वे युद्ध जारी रखने की कोई इच्छा नहीं रखते थे। कोई डर से चिल्लाया और फिर सभी योद्धा बिखर गए और हर दिशा में भागने लगे। यहां तक कि उनके घाटी प्रमुख भी इस मूर्ख बाघ के सामने टिक नहीं पाए। अगर वे वहां रुकते तो उन्हें निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ता। हालांकि नीलिमा और माया उन्हें इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकती थीं? भागने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखते रहो, नीलिमा चिल्लाई और एक फ्लैश के साथ उसने भाग रहे योद्धाओं का पीछा किया। नीलिमा और माया भागते हुए योद्धाओं के पीछे तेजी से दौड़ी। मूर्ख चिड़िया, माया, तृतीय विपत्ति लोक के कचरे को मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के उन कचरों के पीछे जाओ, शार्दुल ने कहा। इतना कहकर ज्वाला घाटी प्रमुख को अभी भी एक पंजे में पकड़े हुए वह तेजी से भागा और भाग रहे तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं का पीछा किया। शार्दुल ने अपने शून्य चमक कौशल का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही एक तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा के सामने प्रकट हुआ और अपने पंजे के एक वार से उस योद्धा को धूल में मिला दिया। फिर उसने शून्य चमक का फिर से उपयोग किया, एक अन्य तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा के सामने प्रकट हुआ और एक और पंजे के वार के साथ उस योद्धा को भी धूल में मिला दिया। इन तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं को मारना उसके लिए मुर्गियों को मारने से अलग नहीं था। जब वह तृतीय विपत्ति लोक के तीसरे योद्धा के सामने प्रकट हुआ तो वह योद्धा भयभीत हो गया। उसके घुटने झुक गए और वह हवा में ही घुटनों के बल बैठ गया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। योद्धा रोता रहा, बार बार अपना सिर झुकाकर माफी मांगते हुए। आत्मसमर्पण? शार्दुल ने एक पल के लिए सोचा और बोला, तो फिर मैं तुम्हें पहले नीचे ले जाऊंगा। यह कहकर उसने अपने पंजे फैलाए और एक अन्य महाविपत्ति लोक का योद्धा उसी पंजे में जकड़ लिया गया जिसमें ज्वाला घाटी प्रमुख पकड़ा गया था। बाकी भाग रहे योद्धा भी यह देखकर रुक गए और हवा में घुटनों के बल बैठ गए, दया की भीख मांगते हुए। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। वे सभी जानते थे कि शार्दुल की भयानक गति के खिलाफ उनके बचने का कोई मौका नहीं था। शार्दुल के खिलाफ तो दूर की बात है, नीलिमा और माया के खिलाफ भी उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। चूंकि ऐसा था, इसलिए जल्दी दया की भीख मांगना बेहतर था। उस तरह से उनके पास अभी भी जीवित रहने का मौका हो सकता था। योद्धाओं को घुटने टेकते और दया की भीख मांगते देखकर नीलिमा और माया ने उनका पीछा करना बंद कर दिया। उस छोटे से पीछा करने में उन्होंने पहले ही द्वितीय विपत्ति लोक के एक तिहाई योद्धाओं को मार गिराया था। हालांकि प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा अपनी धीमी उड़ान गति के कारण बच गए थे। नीलिमा और माया ने तुरंत उनका पीछा नहीं किया। द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा जिनका सामना वान्या का पीछा करते समय शार्दुल से हुआ था, उनमें से 1 दर्जन से अधिक को उसने खत्म कर दिया था। अब नीलिमा और माया द्वारा एक और तिहाई मारे जाने के बाद 10 से कम द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा जीवित बचे थे। नीलिमा और माया ने जीवित बचे योद्धाओं को एक जगह इकट्ठा किया। उनके आदेश पर योद्धाओं ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप एक साथ इकट्ठा हो गए। छोटी मालकिन, आप इन कचरों के साथ क्या करने वाली हैं? शार्दुल ने पूछा। यह सुनकर वान्या तुरंत शार्दुल की पीठ से कूद गई। हालांकि शार्दुल उन तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं का पीछा कर रहा था, लेकिन वह वान्या को पूरे समय ढो रहा था। इस अज्ञात परिवेश में उसने एक पल के लिए भी वान्या को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दिया। अब जब सभी नियंत्रण में आ गए थे, तभी उसने वान्या को अपनी पीठ से उतरने की अनुमति दी। चूंकि वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, दीदी नीलिमा, दीदी माया, क्यों ना हम उन्हें अपने साथ ले लें? वैसे भी हमारे पास यहाँ लोगों की थोड़ी कमी है। वान्या ने एक पल के लिए सोचा, फिर नीलिमा और माया की ओर मुड़कर देखा। छोटी वान्या, क्या तुम्हारे पास उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका है? नीलिमा ने वान्या की ओर देखते हुए पूछा। मुझे आत्मा को बांधने के कुछ तरीके तो आते हैं, लेकिन मुझे डर है कि मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है और वे खुद को आजाद कर सकते हैं। वान्या ने एक पल सोचने के बाद कहा, यह तो आसान है, बस बॉस को बुला लो। शार्दुल ने अपना पंजा लापरवाही से हिलाते हुए कहा, कुछ छोटी मोटी मछलियों से निपटना बॉस के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। मूर्ख बाघ, चुप रहो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नीलिमा ने चिढ़ते हुए उसे घूरा। उन्होंने श्वेत हिम महाद्वीप में अपने भागने की खबर को विराट से गुप्त रखने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब वे उसे यहां बुलाने की हिम्मत कर रहे थे। यह तो खुद जाल में फंसने जैसा था। बड़ी सफेद बिल्ली, तुम्हें यह बात मेरे पिता को बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। वान्या ने गंभीर भाव से शार्दुल की ओर देखा। छोटी मालकिन, क्यों? शार्दुल ने उलझन में पूछा। ओह, इतने सवाल मत पूछो, बस तुम मेरे पिता को नहीं बता सकते। वान्या ने सख्ती से कहा। बड़ी सफेद बिल्ली, बस इतना बताओ, क्या तुम मेरी बात मानोगे? वान्या की बात सुनकर शार्दुल हिचकिचाया। उसने अपना प्यारा मूर्खतापूर्ण सिर झुकाया। दोषी दिख रही नीलिमा और माया और बेहद घबराई हुई वान्या की ओर देखा और तुरंत समझ गया। तो वे तीनों अपने नेता की जानकारी के बिना इस अपरिचित महाद्वीप पर भाग आई थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह उत्तरी महाद्वीप के उस बेहद दूरस्थ स्थान पर स्थापित किया गया था। उनके नेता के व्यक्तित्व को देखते हुए यह अत्यधिक असंभव था कि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी जगह पर अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह स्थापित करेंगे। अब ऐसा लग रहा था कि यह अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह उनके नेता ने नहीं, बल्कि वान्या ने स्थापित किया था। शार्दुल को हिचकिचाते हुए देख वान्या ने तुरंत अपने दोनों छोटे हाथ फैलाए, शार्दुल के कान पकड़े और उन्हें जोर से हिलाया। बड़ी सफेद बिल्ली, बस इतना बताओ, क्या तुम सहमत हो या नहीं? जैसे ही वह बोली, वान्या के लहजे में धमकियों की भरमार थी। शार्दुल के पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं। पूरे तलवार संप्रदाय में जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा डरता था, वह वान्या ही थी। यहां तक कि अब भी वह उस दृश्य को नहीं भूल सका था जब वान्या ने बचपन में उसकी गर्दन पकड़कर उसे पूरे दक्षिणी महाद्वीप में घसीटा था। वह उस बेहद अपमानजनक परीक्षा को फिर से अनुभव नहीं करना चाहता था। बाघराज के रूप में अपनी वर्तमान प्रभावशाली प्रतिष्ठा के साथ अगर उसे उसकी छोटी मालकिन द्वारा दुनिया भर में ऐसे ही घसीटा जाए, तो क्या वह अपना सारा सम्मान नहीं खो देगा? तब वह बाघराज सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा कैसे दिखा सकेगा? बस उस दृश्य के बारे में सोचने मात्र से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। वान्या के दबाव में उसके पास अनिच्छा से वान्या के अनुरोध से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सुनकर वान्या, नीलिमा और माया ने अंततः राहत की सांस ली। इस दुनिया में केवल वान्या ही शार्दुल को किसी ऐसी चीज के लिए सहमत होने के लिए मजबूर कर सकती थी जिसके लिए वह सहमत नहीं होना चाहता था। जहां तक विराट की बात थी, कहने की जरूरत नहीं है, शार्दुल ने विराट के आदेशों का 100% पालन किया। उसने कभी किसी बात से इनकार नहीं किया। बड़ी सफेद बिल्ली, यह हुई ना बात। वान्या ने अपने छोटे हाथ से शार्दुल का बड़ा सिर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी मालकिन, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे खतरा हो। अगर आपको कुछ हुआ तो मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या करूं। हालांकि शार्दुल ने वान्या के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, फिर भी उसने अपने चेहरे पर चिंता के साथ कहा, वान्या विराट की इकलौती बेटी थी। अगर उसे कुछ हुआ तो यह विराट के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। शार्दुल वान्या को इस तरह की अजीब दुनिया में भटकने देने को लेकर बेहद चिंतित था। बड़ी सफेद बिल्ली, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं।
वान्या ने शार्दुल का सिर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी मालकिन, कैसा रहेगा अगर मैं आपकी तरफ से ही रहूं और अब से आपकी रक्षा करूं? शार्दुल ने एक पल सोचने के बाद कहा, बड़ी सफेद बिल्ली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हूं। वान्या ने तुरंत मना कर दिया। वह जानती थी कि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए शार्दुल कितना महत्वपूर्ण था। शार्दुल वर्तमान में उसके पिता विराट के अलावा तलवार संप्रदाय का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। अंधकार दानव वंश के उन पर लालच भरी नजरें गड़ाए होने के कारण वह इतने शक्तिशाली लड़ाकू को अपने मामलों के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ने की अनुमति कैसे दे सकती थी? इसे थोड़े समय के लिए बचाव में लाना ठीक था, लेकिन इसे लंबे समय तक अपने साथ रखना विनाशकारी था। अगर अंधकार दानव वंश ने अचानक हमला कर दिया और शार्दुल समय पर नहीं लौट सका, जिससे एक बड़ी आपदा आ गई, तो वह तलवार संप्रदाय की अपराधी बन जाएगी। यह देखकर कि वान्या ने उसे अपने साथ रहने से मना कर दिया, शार्दुल ने तुरंत नीलिमा की ओर मुड़कर कहा, मूर्ख चिड़िया, क्या हमारी छोटी मालकिन को इस अजीब दुनिया में भेजना तुम्हारा बुरा विचार था? अगर हमारी छोटी मालकिन को कुछ हुआ तो परिणाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। यह सुनकर नीलिमा ने असामान्य रूप से उसके साथ बहस नहीं की। उसने एक पल के लिए सोचा और अंततः वान्या से कहा, छोटी वान्या, तुम्हें अब हमारे साथ नहीं आना चाहिए। माया और मैं नीलिमाया मंडप में यहाँ व्यापार का प्रबंधन कर सकती हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ मुनाफे का कुछ हिस्सा साझा करेंगे। नीलिमा जानती थी कि शार्दुल ने जो कहा वह समझदारी भरा था। अगर वान्या को कुछ हुआ तो परिणाम वास्तव में वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब श्वेत हिम महाद्वीप पर केवल कुछ ही महीने बिताने के बाद उन्होंने पहले ही ऐसे दो शक्तिशाली हमलों का सामना किया है। इस बार वान्या भागने और मदद लाने के लिए वापस लौटने में भाग्यशाली थी, लेकिन क्या होगा यदि अगले हमले में और भी अधिक शक्तिशाली और मजबूत हमलावर शामिल हों? वह हर बार इतनी भाग्यशाली नहीं होगी। दीदी नीलिमा, मैं ठीक हूं, वान्या ने मुंह फुलाते हुए कहा, थोड़ा दुखी होकर। छोटी वान्या, तुम्हें अभी के लिए घर पर रहना चाहिए। एक बार जब हम यहाँ खुद को मजबूती से स्थापित कर लेंगे तो तुम बाद में आ सकती हो, माया ने सलाह दी। माया वास्तव में आज ज्वाला घाटी पर हुए हमले से काफी डरी हुई थी। अपनी और नीलिमा की ताकत के साथ वे निश्चित रूप से ज्वाला घाटी के योद्धाओं से नहीं डरती थीं। भले ही वे जीत न सकें, वे भाग सकती थीं, लेकिन वान्या की ताकत अभी भी कमजोर थी। लड़ाई से थोड़ा सा भी प्रभावित होने पर उसे अकल्पनीय नुकसान हो सकता था। बेहतर था कि यह जोखिम न लिया जाए। शुरू में वान्या नीलिमा और माया के सुझाव को स्वीकार करने के लिए बहुत तैयार नहीं थी। हालांकि दोनों महिलाओं के बार बार समझाने के बाद वे अनिच्छा से उनकी मांगों के लिए सहमत हो गईं। वान्या को मनाने के बाद अगला कदम ज्वाला घाटी के योद्धाओं से निपटना था। क्योंकि वान्या, नीलिमा और माया विराट को बुलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इसलिए वान्या ने अंततः आत्मा बंधन तकनीकों का अपना ज्ञान माया को सौंप दिया, जिससे वह उन पर मुहर लगा सके। ताबीज व्यूह कार्यशाला में कई साल बिताने के बाद और अपनी बहन गरिमा द्वारा अक्सर उसे ताबीज व्यूह का ज्ञान प्रदान किए जाने के साथ माया का ताबीज व्यूह में कौशल वान्या से बहुत कम होने के बावजूद उसके मजबूत आधार के कारण उसके लिए मुश्किल नहीं था। वान्या द्वारा सिखाए गए ताबीज व्यूह बंधनों में महारत हासिल करने के बाद माया ज्वाला घाटी प्रमुख पर चिल्लाई, बूढ़े कुत्ते, तुम वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से अपनी दिव्य आत्मा को बाहर निकालो। अगर उसके पास लोगों की कमी नहीं होती तो वह इस बूढ़े कुत्ते को एक ही झटके में मार गिराती, उसे आगे जीने की अनुमति नहीं देती। माया की चीख सुनकर ज्वाला घाटी प्रमुख हालांकि तैयार नहीं था, केवल अपनी दिव्य आत्मा को बुला सकता था, जिससे माया को उसके भीतर एक दिव्य आत्मा बंधन स्थापित करने की अनुमति मिल सके। परिस्थितियों ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। इन परिस्थितियों में उसका भाग्य मृत्यु ही होगा। जो योद्धा उसके स्तर तक साधना कर चुके थे वे अपने जीवन को बहुत संजोते थे। अगर वे जीवित रह सकते थे तो वे कभी नहीं मरना चाहेंगे। ज्वाला घाटी प्रमुख की दिव्य आत्मा में बंधन स्थापित करने के बाद माया ने शेष ज्वाला घाटी योद्धाओं की दिव्य आत्माओं में भी बंधन स्थापित कर दिए। तुम सब वापस नीलिमाया मंडप जाओ और इंतजार करो। इन ज्वाला घाटी योद्धाओं से निपटने के बाद माया ने ज्वाला घाटी प्रमुख और अन्य लोगों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। हालांकि ज्वाला घाटी के योद्धा आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, लेकिन माया का उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार ये कमीने उन्हें मारने आए थे। अगर श्वेत हिम महाद्वीप पर लोगों की भारी कमी नहीं होती तो वह उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं करती, वह बस उन्हें खत्म कर देती। जी मालिक। यह सुनकर ज्वाला घाटी प्रमुख तुरंत सम्मानपूर्वक झुका। वह रुका, एक पल के लिए झिझका और सावधानी से माया से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है मालिक? क्या आप इस बूढ़े आदमी को बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चल सके कि आज मुझे किस तरह के विशेषज्ञ ने हराया है? हालांकि उसे उम्मीद थी कि नीलिमाया मंडप की पृष्ठभूमि शायद असाधारण थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी ताकत इतनी भयानक होगी। इसके अलावा नीलिमा और माया द्वारा प्रदर्शित ताकत इतनी बुरी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण कारक वह कुमुक थी जो वान्या बाद में लाई। वह मनमोहक सफेद बाघ, जिसकी ताकत सच में भयानक थी। इस विशाल सफेद बाघ द्वारा प्रदर्शित अपार शक्ति को देखते हुए पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में शायद ही कोई इसका मुकाबला कर सकता था। फिर भी यह भयानक जानवर पूरी तरह से वान्या के अधीन था, एक कोमल और मनमोहक सफेद बिल्ली की तरह व्यवहार कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से वान्या की स्थिति की असाधारण कुलीनता को प्रदर्शित करता था और किस तरह की भयानक ताकत इतने डरावने जानवर को स्वेच्छा से अपना आध्यात्मिक पालतू बनने का आदेश दे सकती है। बस इसके बारे में सोचने मात्र से ज्वाला घाटी प्रमुख की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इतनी दुर्जय शक्ति के किसी व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचने का उसका दुस्साहस मात्र दुस्साहस से परे था। उसका जीवित बचना सिर्फ एक संयोग था। यद्यपि माया ने उसकी आत्मा पर एक बंधन लगा दिया था, उसका जीवन किसी और के हाथों में सौंप दिया था, फिर भी वह असंतुष्ट था, लेकिन असहमति का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार आज उसने जो किया था उसे देखते हुए यह तथ्य कि उन्होंने उसकी जान बख्श दी पहले से ही एक बहुत बड़ा उपकार था। उसने और अधिक मांगने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम हमारी पृष्ठभूमि के बारे में अपने आदमियों को इकट्ठा कर सको और बदला लेने आ सको? माया ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। माया की बातें सुनकर ज्वाला घाटी प्रमुख कांप उठा और डरते हुए जल्दी से बोला, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मालिक ने मेरी जान बख्श दी, यह पहले से ही एक बहुत बड़ा उपकार है। मैं ऐसा विद्रोही विचार रखने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? चूंकि तुम हिम्मत नहीं करोगे तो तुमने इतना क्यों पूछा? माया ने ठंडे स्वर में कहा। अपनी जुबान पर लगाम रखो, वह मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए और वह मत कहो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। जी जी, मैं आज्ञा का पालन करूंगा, ज्वाला घाटी प्रमुख ने बार बार कहा। ठीक है, दफा हो जाओ, माया ने हाथ हिलाया। मालिक, तो मैं अब चलता हूं। ज्वाला घाटी प्रमुख नीलिमा, वान्या और माया के सामने सम्मानपूर्वक झुका और शेष ज्वाला घाटी योद्धाओं को लेकर एक दयनीय अवस्था में चला गया। ज्वाला घाटी के योद्धाओं के जाने के बाद शार्दुल ने माया की ओर देखे बिना नहीं रह सका और कर्कश आवाज में बोला, माया, मुझे नहीं पता था कि तुम दिखावा करने में इतनी अच्छी हो। क्या तुम मूर्ख बाघ, तुम्हें यकीन नहीं है? माया ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। अरे छोटी मूर्ख, क्या तुझे पिटने की खुजली मची है? क्या तू चाहती है कि मैं तेरी हड्डियां डीली कर दूं? शार्दुल तुरंत नाराज हो गया। मूर्ख बाघ, क्या तू कमजोरों को सताना चाहता है और माया के कम साधना स्तर का फायदा उठाना चाहता है? इसी क्षण नीलिमा ने ताना मारा। हम पर धौंस जमाने के लिए अपने उच्च साधना स्तर का सहारा लेते हो। तुम किस तरह के नायक हो? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है
रुको जब तक हम द्वितीय विपत्ति लोक में नहीं पहुंच जाते, फिर आना और हमसे मुकाबला करना। इस अपरिचित जगह में अगर वे इस मूर्ख बाघ से पिट जाते हैं तो उनके पास जाने के लिए कोई नहीं बचेगा। यह शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसा नहीं है जहां अगर वे इस मूर्ख बाघ को नहीं हरा पाते थे तो वे हमेशा विराट से मदद मांग सकते थे। पिटने से बचने के लिए नीलिमा के पास शार्दूल को उकसाने के लिए इन शब्दों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इतने सालों तक शार्दूल से लड़ने के बाद वह उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। यह मूर्ख बाघ बेहद घमंडी था। जब तक कि किसी दुश्मन का सामना न कर रहा हो, यह आमतौर पर कम साधना स्तर वालों पर हमला करने से परहेज करता था। तलवार संप्रदाय के भीतर उसने जिन सभी लोगों को पीटा था उनका साधना स्तर उच्च था। इसके विपरीत कम साधना स्तर वाले लोगों को उसने लगभग कभी नहीं पीटा था। जैसा कि अपेक्षित था, नीलिमा की बातें सुनकर शार्दूल पल भर में निशब्द हो गया। अगर वह आज नीलिमा और माया को पीटता है और वे वापस जाकर कहती हैं कि उसने केवल उनके उच्च साधना स्तर के कारण उन पर धौंस जमाई, डांस और उनसे लड़ने से पहले उनके समान स्तर तक पहुंचने का इंतजार करने की हिम्मत नहीं की, तो क्या इससे बाघराज के रूप में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी? उसका प्रतिष्ठित नाम इस तरह खराब होने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जब तुम द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंच जाओगी तब बाघराज तुम्हें सबक सिखाएगा। लंबे समय तक खुद को रोकने के बाद शार्दूल बड़बड़ाया, मूर्ख बाघ, एक बार जब हम द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंच जाएंगे तो तुम शायद हमसे महामारी की तरह बचोगे, जानबूझकर हमसे छिपोगे और हमसे मिलने से डरोगे। नीलिमा ने ताना मारा, हरी मूर्ख चिड़िया, तू बस इंतजार कर, अगर बाघराज उस समय तुझसे बचेगा तो बाघराज कुत्ता है। द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंचने के बाद देखना बाघराज तेरी चटनी कैसे बनाता है। नीलिमा की बातें सुनकर शार्दूल गुस्से से दहाड़ा, दीदी नीलिमा, दीदी माया, बड़ी सफेद बिल्ली, चलो पहले वापस चलते हैं। शार्दूल और नीलिमा को और अधिक भयंकर रूप से बहस करते देख वानिया जल्दी से बोली। वह उनकी बहस में किसी का पक्ष नहीं ले सकती थी। आखिरकार शार्दूल और नीलिमा के साथ साथ हरे रंग की लड़की के बीच की लगातार बहस और हंगामा उसके पिता विराट के लिए भी सिरदर्द था। वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते थे तो वह कैसे कर सकती थी? शार्दूल अन्य मामलों में पूरी तरह से उसकी आज्ञाकारी था, लेकिन जब नीलिमा की बात आई तो उसने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्हें आगे बहस करने से रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह था कि वे शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट जाएं और अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। एक बार जब वे अलग हो जाएंगे तो वे स्वाभाविक रूप से बहस करना बंद कर देंगे। वानिया की बात सुनकर शार्दूल और नीलिमा ने बहस करना बंद कर दिया। आखिरकार वानिया के सामने बहस करना उनके लिए कुछ हद तक अशोभनीय था। हालांकि वानिया के साथ उनके अच्छे संबंध थे और वे इस बात से कोई नाराजगी नहीं रखते थे कि वे एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं, फिर भी वानिया मूल रूप से उनसे छोटी थी। समूह तब दक्षिण की ओर उड़ा, शक्ति सिंधु महाद्वीप पर लौटने के लिए अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करते हुए। जब वे दक्षिणी महाद्वीप लौटे तो उन्होंने पाया कि आसमान में ऊपर विपत्ति का एक घना बादल इकट्ठा हो रहा है। इसे देखकर वे तुरंत समझ गए कि जुबैदा ने एक बार फिर महाविपत्ति स्तर की एक गोली तैयार की है। गुरु जुबैदा द्वारा बनाई गई यह गोली उनके द्वारा पहले बनाई गई महाविपत्ति गोली से कुछ अलग लग रही है। आसमान में इस अजीबोगरीब घटना को देखकर माया ने कुछ आश्चर्य से कहा, वास्तव में यह अलग है। इस बार गुरु जुबैदा की गोली एक उपचार गोली होनी चाहिए। वानिया ने सूंघा, हवा में गोली की सुगंध को ध्यान से सूंघते हुए और एक पल सोचने के बाद कहा, यह नवजीवन संजीवनी गोली जैसी कोई गोली होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि गुरु जुबैदा ने एक और महाविपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली विकसित की है। कुछ समय के लिए उसे और रूहानी को अक्सर जुबैदा द्वारा कड़ी मेहनत करने और गोलियां बनाने में उसकी सहायता करने के लिए कीमिया कक्ष में घसीटा जाता था, इसलिए वानिया बेहद परिचित थी। हवा में गोली की सुगंध सूंघकर ही वह पहचान सकती थी कि यह किस प्रकार की गोली है। महाविपत्ति स्तर की गोली में निहित ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जिस क्षण यह बनती है इसकी खुशबू पूरे दक्षिणी महाद्वीप में फैल जाती है, इसलिए जुबैदा द्वारा महाविपत्ति स्तर की गोली बनाने के बाद पूरा दक्षिणी महाद्वीप अक्सर विभिन्न औषधीय सुगंधों से भर जाता था। अकेले यह सुगंध निचले स्तर के योद्धाओं के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। इस प्रकार जो सुगंध अक्सर दक्षिणी महाद्वीप में फैलती थी उसने तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की साधना गति को और तेज कर दिया। जल्द ही आसमान में विपत्ति के बादलों ने एक आसमानी विपत्ति को छोड़ दिया। इस बार विपत्ति के बादलों के धीरे धीरे छंटने से पहले एक के बाद एक आसमानी बिजली के 4 झटके गिरे। कीमिया कक्ष के अंदर जुबैदा ने अपना हाथ हिलाया और कीमिया भट्टी का ढक्कन उठ गया। अंदर की गोली उड़कर बाहर आई और जुबैदा के पतले जेड जैसे हाथ में आ गिरी। अपने हाथ में गोली को देखते हुए जुबैदा ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर असंतोष का भाव था। केवल 4 आसमानी बिजली के झटकों से गुजरना पर्याप्त नहीं है, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, यह परिपूर्ण नहीं है और इसमें और सुधार की आवश्यकता है। वह जो चाहती थी वह एक प्रथम विपत्ति स्तर की गोली बनाना था जो 9 आसमानी बिजलियों को आकर्षित करने में सक्षम हो। जुबैदा की नजरों में महज 4 आसमानी बिजलियां पर्याप्त से बहुत दूर थीं। गुरुदेव, मुझे लगता है कि आसमानी बिजली के 4 झटके पहले से ही काफी अच्छे हैं। पूर्णता के लिए प्रयास क्यों करें? जब कुछ योद्धा महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते हैं तो वे 4 आसमानी बिजली के झटकों को भी आकर्षित नहीं करते हैं, रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान जुबैदा ने विभिन्न महाविपत्ति स्तर की गोलियां विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। सामग्री को छांटने और तैयार करने में समय बचाने के लिए उसने रूहानी को मदद के लिए बुला लिया था। इतने लंबे समय तक जुबैदा की मजदूर रहने के बाद रूहानी बेहद ऊब महसूस कर रही थी। उसकी इच्छा थी कि जुबैदा तुरंत इन गोलियों का विकास पूरा कर ले ताकि वह मुक्त हो सके। तुम क्या जानती हो? इस तरह की अपूर्ण गोलियां विकसित करने से मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। जुबैदा ने उसकी ओर देखा और कहा, अब पूरे तलवार संप्रदाय में आपकी आलोचना करने की हिम्मत कौन करता है? गुरुदेव, रूहानी ने गर्व से कहा। भले ही गुरुदेव द्वारा बनाई गई गोलियां परिपूर्ण न हो, कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। कोई और ये कहता है या नहीं, यह उनका काम है। मैं अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं कर सकती। जुबैदा ने अपना हाथ हिलाया और कहा, सच में यह केवल एक बहाना था जिसका इस्तेमाल उसने खुद को संतुष्ट करने के लिए किया था। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसे इस बात की परवाह कैसे हो सकती थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। हकीकत में इन गोलियों पर उसका शोध और उत्पादन पूरी तरह से एक जुनून से उपजा था। परिपूर्ण गोलियों की उसकी खोज कीमिया की कला के प्रति उसके समर्पण और इसके प्रति एक गहन उत्साहपूर्ण प्रेम का प्रमाण थी। बेशक एक और कारण यह भी था कि जुबैदा चाहती थी कि उसके द्वारा बनाई गई गोलियां तलवार संप्रदाय के लिए अधिक मददगार हों, जिससे विराट पर कुछ दबाव कम हो सके। उसके लिए जीवन में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें विराट और कीमिया थीं। विराट के प्रति उसका स्नेह इतना गहरा था कि वह उसके अस्तित्व में ही समा गया था। वह उसके लिए कुछ भी कर गुजरती। बेशक वह इसे कभी भी रूहानी के सामने प्रकट नहीं करेगी। रूहानी, जाओ और विराट को बुला लाओ, जुबैदा ने रूहानी की ओर देखते हुए कहा। हे गुरुदेव, आप विराट को क्यों बुलाना चाहती हैं? रूहानी की आंखों में एक शरारती मुस्कान चमक उठी और उसने मजाक में पूछा। वह पहले से ही जुबैदा और विराट के बीच के रिश्ते को अच्छी तरह से जानती थी। आखिरकार वही थी जिसके कारण उस समय जुबैदा और विराट के बीच अनजाने में रिश्ता बना था, इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि क्या चल रहा है। रूहानी, मुझे लगता है कि तुम फिर से पिटने की मांग कर रही हो। रूहानी की बातें सुनकर जुबैदा शर्म से लाल हो गई और उसने रूहानी के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए उसे गुस्से में डांटा।
यह देखकर कि जुबैदा थोड़ी शर्मिंदा और नाराज हो रही थी, रूहानी ने जल्दी से अपना सिर ढका और विराट को खोजने के लिए कीमिया कक्ष से बाहर भाग गई। अरे सोनाली, क्या विराट घर पर है? विराट के निवास पर पहुंचने पर रूहानी ने सोनाली से पूछा। छोटी बहन रूहानी, क्या तुम्हें युवा मालिक से कुछ काम है? सोनाली ने मुस्कुराते हुए पूछा। रूहानी जुबैदा की आखिरी शिष्या थी और चूंकि विराट उसे चतुर्थ शिखर पर लाया था, इसलिए उसे भी चतुर्थ शिखर की एक नाम मात्र की शिष्या माना जा सकता था। वह आमतौर पर तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों को बड़े भाई स्लैश बड़ी बहन या छोटे भाई छोटी बहन कहकर संबोधित करती थी। अरे सोनाली, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें मुझे बड़ी बहन कहना होगा। मैं संप्रदाय में तुमसे पहले शामिल हुई हूं, इतना असम्मान मत दिखाओ। रूहानी ने बहुत ही नाखुश होकर कहा। यह मत सोचो कि मैं तुमसे छोटी दिखती हूं, मैं वास्तव में बहुत बड़ी हूं। तुम मुझे या तो बड़ी बहन रूहानी या दीदी रूहानी कहो, छोटी बहन कभी नहीं। छोटी बहन रूहानी, कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें युवा मालिक से क्या काम है? सोनाली ने उसकी बकवास को नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले भी रूहानी द्वारा बेवकूफ बनाई जा चुकी थी, यह मानते हुए कि रूहानी वास्तव में उससे बहुत बड़ी थी और कुछ समय के लिए उसे वास्तव में उसे बड़ी बहन या दीदी रूहानी कहने के लिए धोखा दिया गया था। लेकिन बाद में विराट ने यह सुना और उसे बताया कि रूहानी वास्तव में उससे कई साल छोटी थी। तभी सोनाली को एहसास हुआ कि इस छोटी लड़की ने उसे धोखा दिया था। बेशक यह भी एक सच्चाई थी कि रूहानी उससे पहले संप्रदाय में शामिल हुई थी। उस समय वह और विराट तलवार संप्रदाय के शिष्यों के एक ही बैच में थे और इससे पहले कि वह और विराट संप्रदाय में प्रवेश करते, रूहानी पहले से ही जुबैदा की आखिरी शिष्या थी। रूहानी का पालन पोषण जुबैदा ने छोटी उम्र से ही किया था और संप्रदाय में पहले प्रवेश करने के मामले में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसकी बराबरी कर सकें। अगर यह वास्तव में तलवार संप्रदाय में प्रवेश के क्रम पर आधारित होता तो उसे न केवल रूहानी को बड़ी बहन कहना पड़ता, बल्कि विराट को भी उसे बड़ी बहन कहना पड़ता। हालांकि विराट स्पष्ट रूप से ऐसी बात स्वीकार नहीं करेंगे। उनसे इस छोटी लड़की रूहानी को बड़ी बहन कहने के लिए कहना क्या मजाक है? हालांकि रूहानी ने उनसे पहले संप्रदाय में प्रवेश किया था, सप्तम शिखर और चतुर्थ शिखर एक ही वंश के नहीं थे और विराट को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह संप्रदाय में कब शामिल हुई थी। विराट की बातें सुनने के बाद सोनाली ने स्वाभाविक रूप से रूहानी को बड़ी बहन या दीदी रूहानी कहना बंद कर दिया। रूहानी शरारती और चतुर थी, अगर वह उससे ज्यादा बात करती तो वह फिर से उसके जाल में फंस सकती थी। इसलिए सोनाली ने बेवकूफ बनने से बचने के लिए रूहानी से किसी भी अप्रासंगिक बात पर बात न करने का फैसला किया। हम, तुम औरत, तुम बहुत उबाऊ हो। रूहानी ने सोनाली की बातें सुनकर नाखुश होकर बड़बड़ाया। हालांकि सोनाली के चेहरे के भाव को देखकर वह उसकी बकवास न सुनने के लिए दृढ़ थी और केवल इतना ही कह सकी, विराट से कहो कि मेरे गुरुदेव उसे ढूंढ रहे हैं, उसे कहो कि जल्दी जाए। अगर उसे देर हुई और मेरे गुरुदेव नाराज हो गए तो उसे ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। रूहानी की बातें सुनकर सोनाली ने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विराट को खोजने के लिए घर के पिछले हिस्से में भाग गई। अगर यह सिर्फ रूहानी विराट को खोजने आ रही होती तो उसे यह तय करना होता कि मामले की तात्कालिकता के आधार पर विराट को रिपोर्ट करना है या नहीं। आखिरकार रूहानी अक्सर थोड़ी अविश्वसनीय थी। अगर वह खुद विराट से मिलने आई थी तो शायद यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, लेकिन अगर वह जुबैदा के लिए कोई संदेश देने आई थी तो यह निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण था। इसलिए जब सोनाली ने सुना कि जुबैदा विराट को ढूंढ रही है तो वह एक पल के लिए भी नहीं झिझकी और तुरंत विराट को रिपोर्ट करने गई। जल्द ही विराट सोनाली के साथ घर के पिछले हिस्से से दौड़ता हुआ आया। रूहानी, क्या तुम्हारे गुरुदेव को मुझसे कोई काम है? विराट ने रूहानी की ओर देखते हुए पूछा। उसका असली रूप अभी अभी प्राचीन महाद्वीप के पर्वत से लौटा था और वह वहां से तोड़ी गई चाय की पत्तियों का अध्ययन करने ही वाला था। तभी उसने सोनाली को यह रिपोर्ट करते हुए सुना कि जुबैदा उसे ढूंढ रही है। सोनाली की बातें सुनकर विराट ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत जो काम वह कर रहा था उसे छोड़ दिया और सोनाली के पीछे पीछे सामने वाले हॉल में चला गया। अरे अरे, जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को। रूहानी,